Hello everyone, welcome to Fill Up Form. My name is Min Mittal, your faculty for paper 2 UGC NET Commerce. Good afternoon to all. So guys, आज से हमारा क्रैश कोर्स स्टार्ट हो गया है, ठीक है। एंड आपको ऐप पर मॉक टेस्ट वगैरह मिल जाएंगे, नोट्स भी मिल जाएंगे, तो वहां पे जाके आप रीड कर सकते हो, ठीक है। गुड आफ्टरनून अंकिता जी। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं, ओके। तो आज हम देखेंगे कि हमारे यूनिट नंबर 1 इंटरनेशनल बिजनेस एंड बिजनेस इन्वायरमेंट, ठीक है। तो इसके हम कौन से टॉपिकों को आज कवर करने वाले हैं उनको हम देखेंगे। तो आज हम कवर करेंगे टॉपिक इंटरनेशनल बिजनेस एंड कॉन्सेप्ट, थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड दिस टॉपिक IMF, वर्ल्ड बैंक, UNCTAD। तो आज हम इन टॉपिकों को कवर करेंगे। बाकी जो ये टॉपिक हैं इसमें FDI भी है हमारा, ठीक है। बाकी ये 4 टॉपिक्स हैं, इनको हम कल कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यूनिट 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, ओके। तो हम देखेंगे इंटरनेशनल बिजनेस। इंटरनेशनल बिजनेस होता क्या है सबसे पहले, ठीक है। दो कंट्रीज के बीच में गुड्स एंड सर्विसेज की जो ट्रेडिंग हो रही है, ठीक है, एक्सपोर्टिंग इंपोर्टिंग हो रही है, तो वही होता है हमारा इंटरनेशनल बिजनेस। जैसे कि आप देख सकते हो, इंटरनेशनल बिजनेस मींस बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस बॉर्डर, ठीक है। द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अमंग कंट्रीज अक्रॉस नेशनल बॉर्डर, मतलब कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में माल जा रहा है। जैसे कि इंडिया से US में परचेजिंग और सेलिंग हो रही है, गुड्स बेचा जा रहा है और खरीदा जा रहा है, तो उसी को हम बोलते हैं इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है। जैसे कि इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है, USA जो है, ठीक है, USA में राइस और व्हीट की क्वांटिटी जो है, यानी कि चावल और गेहूं, उसकी क्वांटिटी कम है, वहां प्रोडक्शन नहीं होता। इसका प्रोडक्शन कहाँ ज्यादा होता है, हमारे इंडिया में। तो हमारी इंडिया का क्या करेगी, वहां पे व्हीट एंड राइस को एक्सपोर्ट करेगी USA में। तो ठीक है, यही हो गया हमारा कि इंडिया जो है एक्सपोर्ट कर रही है USA के लिए, एंड USA क्या कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है इंडिया से राइस एंड व्हीट, ठीक है। तो ये क्या हुआ, दो कंट्रीज के बीच में बाय एंड सेलिंग हुई, ठीक है। अब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को देखेंगे कि होते क्या है। हम इसमें आज जो पढ़ रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं, मतलब कि जो एग्जाम से रिलेटेड है, ठीक है। फालतू कचरा आज नहीं पढ़ रहे हैं, ओके। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्या होते हैं, मेनली तो ये पता होना चाहिए। जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट पूरी इंटरनेशनल ट्रेड में यूज होने वाला है ओवरऑल, तो ये टर्म तो पता ही होने चाहिए, ठीक है। तो एक्सपोर्ट क्या होता है, जब कोई कंट्री गुड्स भेजती है दूसरी कंट्री में, जैसे कि इंडिया ने USA में कोई भी गुड्स भेजा, जैसे कि गेहूं भेजे, तो इंडिया क्या कर रही है, एक्सपोर्ट कर रही है, ठीक है। इंपोर्ट क्या होगा, USA क्या कर रहा है, ले रहा है गेहूं, ले रहा है कहां से, इंडिया से, तो USA इंपोर्ट कर रहा है कहां से, इंडिया से, ठीक है। यानी कि द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, कोई भी गुड्स सर्विसेज भेजना दूसरी कंट्री में, एंड ये लेना, ठीक है। तो अब हम इसके स्कोप को देखेंगे। स्कोप में जो आते हैं आपके पॉइंट्स ही आते हैं, तो मेनली आप इसके पॉइंट्स याद रख लेना। कोई भी पॉइंट दे देंगे, इनमें से पूछा जाएगा कि आपके स्कोप इनमें से चारों में से कौन सा है, इस तरीके से, ठीक है। तो सबसे पहला स्कोप है हमारा मर्केंडाइज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, ठीक है। मतलब कि जो भी गुड्स हैं, टेंजिबल गुड्स, जिनको हम सीन छू सकते हैं, इधर से उधर ले जा सकते हैं, ठीक है, उनको क्या करना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना। सर्विसेज को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना, जो कि इंटेंजिबल होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लाइसेंसिंग एंड परचेजिंग, ठीक है, जैसे कि ट्रेडमार्क, पेटेंट, ठीक है। तो ये सब भी हमारे स्कोप में आएगा। मतलब कि एक तरीके से ये है कि इंटरनेशनल बिजनेस आखिर क्यों है, क्यों इतना इसका स्कोप है, क्यों इतना लोग इसको मान रहे हैं, इसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो मेनली फर्स्ट हमने देखा मर्केंडाइज गुड्स एंड सर्विसेज, सेकंड देखा सर्विस एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, नेक्स्ट हमने देखा लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग, इसके बाद फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट मतलब दो कंट्रीज के बीच में, जैसे कि इंडिया का कोई भी पर्सन है, इन्वेस्टमेंट करे फॉरेन कंट्री में, ठीक है। नेक्स्ट हम देखें मोनोपोली पावर। मोनोपोली पावर यानी कि किसी एक कंट्री के पास जैसे कि मोनोपोली पावर, और कोई उसको परचेज और सेल नहीं कर सकता, ठीक है, उसका पेटेंट राइट होता है। नेक्स्ट है हमारा बेनिफिटिंग फ्रॉम करेंसी एक्सचेंज, यानी कि इसका भी फायदा उठाना। मान के चलिए USA में डॉलर की कमी आ गई है, ठीक है, तो क्या एक तरीके से USA फिर क्या करेगा, एक्सपोर्ट ज्यादा करेगा, क्योंकि इसमें डॉलर की कमी आ गई, तो और कंट्रीज में वो एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर देगा, जिससे कि उसके पास डॉलर जो है फिर से इंक्रीज हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा लिमिटेशन ऑफ डोमेस्टिक मार्केट, नेक्स्ट
ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। तो मेनली आपको इसके पॉइंट्स जो हैं याद रखने हैं अच्छे से, ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे हम ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, ठीक है, ये भी एक तरीके से सेम है। गुड्स और सर्विसेज, जो भी गुड्स सर्विसेज, कैपिटल, इंफॉर्मेशन, पीपल, सारी चीजों का एक तरीके से मूवमेंट है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में। लेकिन फर्क इतना है, देखो इंटरनेशनल ट्रेड में तो हमारे रूल्स रेस्ट्रिक्शंस वगैरह रहेंगे, लेकिन फिर उसके बाद ग्लोबलाइजेशन आया। ग्लोबलाइजेशन में क्या कर दिया गया, यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है, फ्री। फ्री यानी कि इसलिए यूज किया गया है कि यहाँ पे अगर इंडिया कोई भी गुड्स जो है दूसरी कंट्री यानी कि यूएसए में भेजता है तो कोई भी रेस्ट्रिक्शंस वगैरह नहीं लगेंगे, कोई भी ट्रेड बैरियर्स वगैरह नहीं लगेंगे। जैसे कि चार्जेस लगते हैं कि जैसे एयरपोर्ट से कोई सामान जा रहा है तो चार्जेस लगा दिए जब जाके जाएगा, तो ये सारी चीजें हटा दी गई। आराम से इजीली वे में एक कंट्री से दूसरी कंट्री में गुड्स जा सकता है। सारे जो कंट्रीज हैं आपस एक तरीके से इंटीग्रेशन है, ठीक है। तो हमने दोनों में डिफरेंस देखा, इंटरनेशनल ट्रेड जो हो रहा था, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा था गुड्स एंड सर्विसेज। जी गुड आफ्टरनून वैशाली जी। एंड ग्लोबलाइजेशन हम देखें तो इसमें फ्री मूवमेंट है, यानी कि कोई भी रेस्ट्रिक्शन कुछ नहीं है, आराम से आसानी से लोग एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके हम ड्राइवर्स देखेंगे, ड्राइवर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। आखिर ग्लोबलाइजेशन किन किन चीजों से चलता है। ग्लोबलाइजेशन इन चीजों की वजह से, अगर ये चीजें नहीं है तो ग्लोबलाइजेशन भी नहीं पॉसिबल है, ठीक है। तो ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से पढ़ लेना पॉइंटों को, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे टेक्नोलॉजिकल ड्राइवर्स, यानी कि आपने जैसे कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड देखा होगा, वीडियो कॉल्स, कॉन्फ्रेंसिंग, ये सब ये चीजें होंगी जब भी तो ग्लोबलाइजेशन पॉसिबल है। एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ये थोड़ी कि बार बार भी लोग विजिट करने जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, टेक्नोलॉजी अच्छी अच्छी, इसलिए इजीली वे में ट्रेड हो पा रहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। इसका मतलब है कि रिमूव बैरियर्स फॉर इजी ट्रेड। जो भी बैरियर्स हैं, जो भी रेस्ट्रिक्शंस हैं, सारे हटा दिए गए हैं एंड ट्रेड को क्या कर दिया है, एकदम इजीली बना दिया है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है। मतलब कि कोई भी गुड्स मैन्युफैक्चर हो रहा है तो उसके लिए अलग अलग आप मशीन्स आ रही हैं, ठीक है। पहले लोग हाथों से काम करते थे, लेकिन अब आपने देखा होगा अलग अलग टेक्नोलॉजी वगैरह आ रही है। एक्चुअली अब आप जैसे कि हमारा जो क्रैश कोर्स स्टार्ट हुआ है, अब आप सारी यूनिटें देखने को आपको मिलेंगी यहाँ पे एंड नोट्स भी यहाँ पे आपको अपलोड कर दिए जाएंगे, ठीक। तो हम देख रहे थे मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, जैसे कि नई नई मशीन्स वगैरह आ रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉलिटिकल ड्राइवर्स, ठीक है। यानी कि मतलब जो भी पॉलिटिकल ड्राइवर्स, मान के चलिए दो कंट्रीज के बीच में अगर पॉलिटिकल रिलेशन अच्छे हैं, जैसे कि यहाँ का जो पीएम है दूसरी कंट्री का पीएम है, रिलेशन अच्छे बना के रखे तो वो ट्रेड को बहुत इजी बना देंगे, ठीक है। नेक्स्ट मार्केट ड्राइवर्स, मतलब कि गुड्स और सर्विसेज की सेलिंग हो रही है। कॉस्ट ड्राइवर्स, यानी कि मतलब कॉस्ट कम आए, आउटपुट ज्यादा निकल के आए, ये भी एक ड्राइवर्स है, ठीक है। लोकल कंपटीशन, ट्रांसपोर्टेशन, आजकल ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी भी कितनी सारी हो गई है जिससे कि इजीली वे में एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो पा रहा है, ठीक है। कम्युनिकेशन जैसे कि वीडियो कॉल्स वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट हम देखें तो फाइनेंशियल फ्लोज, फाइनेंशियल लिबरलाइजेशन। नेक्स्ट है पॉपुलेशन मोबिलिटी। तो ये आपको मेनली ये पॉइंट जो है एग्जाम के लिए याद रख लेना, क्योंकि ये पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन सा ड्राइवर्स है, ठीक है। क्योंकि आज हम फिर से रिपीट कर रही हूँ कि इंपॉर्टेंट सारा पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब हम एक टॉपिक पढ़ेंगे एटी अर्निंग ग्लोबलाइजेशन इंडेक्स, जो कि काफी ज्यादा आता है, ठीक है। यानी कि पूरा इसका इंडेक्स रैंकिंग वगैरह की गई थी। 4 तरीके की रैंकिंग की गई थी, पॉलिटिकल एंगेजमेंट, टेक्नोलॉजिकल कनेक्टिविटी, पर्सनल कॉन्टेक्ट एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, ठीक है। सबसे पहले हमारा पॉलिटिकल एंगेजमेंट, ये क्या इंक्लूडेड करता है, इंक्लूडिंग पार्टिसिपेशन इन ट्रीटीज, ऑर्गेनाइजेशन एंड पीस कीपिंग। तो आपको सीधे सीधे ये याद रखना है, आपको पूछा जाएगा, आपको पॉइंट दे दिए जाएंगे, ट्रीटीज, ऑर्गेनाइजेशन, पीस कीपिंग, इस तरीके से। तो आपको बताना है कि ये किस में, किस एटी अर्निंग इंडेक्स में ये आते हैं, तो आपको बताना है पॉलिटिकल एंगेजमेंट। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं, ठीक है। आज एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिया है, छोटे छोटे पॉइंट्स ही लिए हैं। टेक्नोलॉजिकल कनेक्टिविटी में हम देखें तो इंक्लूडिंग टेक्नोलॉजी वर्ड से पता चल रहा है इंटरनेट यूजर्स, होस्ट, सिक्योर सर्वर्स, ठीक है। इसके बाद है हमारा पर्सनल कॉन्टेक्ट, ये क्या इंक्लूड करता है,
टेलीफोन ट्रैफिक, ट्रेवल एंड रेमिटेंसेस, ठीक है। इसके बाद है हमारा इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन में हमारा क्या आएगा, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो भी दो कंट्रीज के बीच में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स वगैरह हो रहे हैं, और इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है। तो 80-20 ग्लोबलाइजेशन इंडेक्स में हमने 4 पॉइंट्स देखे, पॉलिटिकल एंगेजमेंट, टेक्नोलॉजी कनेक्टिविटी, पर्सनल कॉन्टेक्ट एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। तो ये इनको अच्छे से भले ही आप इसके अभी चाहो तो नोट्स भी बना सकते हो, क्योंकि ज्यादा कुछ नोट नहीं करना है, ठीक है। अब हम देखेंगे इंटरनेशनल बिजनेस के अप्रोचेस, ठीक है। तो 4 तरीके के हमारे अप्रोचेस हैं, एथनोसेंट्रिक अप्रोच, पॉलीसेंट्रिक, रीजियोसेंट्रिक एंड जियोसेंट्रिक अप्रोच। तो सबसे नंबर 1 हम देखेंगे एथनोसेंट्रिक अप्रोच, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो टारगेट मार्केट होता है जो खुद की कंट्री में जो होता है मार्केट, उसी को टारगेट किया जाता है। जैसे कि पतंजलि है, तो इंडिया क्या चाहेगा कि मतलब पतंजलि, मतलब एक तरीके से पतंजलि क्या चाहेगा, हमारे इंडिया में ही रहे, हम क्यों जाएं फॉरेन कंट्री में। तो वो चाहेगा ना ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट हो इंडिया में ही हो, तो अपनी कंट्री में ही वो मार्केट को एक तरीके से टारगेट सेट कर लेते हैं, ठीक है। पॉलीसेंट्रिक अप्रोच हम देखें, इस अप्रोच में क्या होगा, द कंपनी कस्टमाइज द मार्केटिंग मिक्स टू मीट द टेस्ट। मतलब कि एक तरीके से जो सारे कस्टमर्स हैं पूरे इंटरनेशनल, ओवरऑल सारे जो इंटरनेशनल लेवल पे पूरा मार्केट है, उसको देखा जाएगा, सभी की नीड को, सबकी प्रेफरेंसेस को, मतलब इस कंट्री में किस चीज की जरूरत ज्यादा है, इस कंट्री में किस चीज की जरूरत, किस चीज की ज्यादा है, तो उसको फुलफिल किया जाएगा। तो ये आएगा हमारा पॉलीसेंट्रिक अप्रोच में। इसके बाद हम देखेंगे रीजियोसेंट्रिक अप्रोच, ठीक है। इसमें क्या होगा, फॉरेन कंट्री में मतलब कोई भी कंपनी खुल गई, ठीक है, तो वो क्या करेगी, अपनी पड़ोसी देश को, ठीक है, एक्सपोर्टिंग करेगी कम प्राइस में भी, जैसे कि कर सकती है। मान के चलिए यूएसए की दोस्ती जापान से ज्यादा है, पड़ोसी कंट्री है, तो वहां पे वो एक्सपोर्ट करेगी माल, ठीक है। जियोसेंट्रिक अप्रोच में हम देखें तो जो कंपनी है, ठीक है, वो पूरे फॉरेन मार्केट की खुद के की क्या करेगी, नीड्स, प्रेफरेंसेस वगैरह को जानेगी कि फॉरेन मार्केट जैसे हमारे खुद के मार्केट में क्या चीज की डिमांड है, उसको फिर फुलफिल करेगी, ठीक है। तो हमने 4 तरीके के इंटरनेशनल बिजनेस अप्रोचेस को देखा। ये जो क्वेश्चन आता है, ये हमारा मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो एथनोसेंट्रिक अप्रोच हमने देखा, खुद की कंट्री में ही बिजनेस को एक तरीके से बढ़ावा देना, जैसे कि पतंजलि, ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा पॉलीसेंट्रिक अप्रोच, ठीक है। इसके बाद रीजियोसेंट्रिक अप्रोच एंड देन जियोसेंट्रिक अप्रोच, ठीक है। तो हमने चैप्टर नंबर 1 कवर कर लिया, इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है। इसमें जो मेन आता है उसी को हम कवर करेंगे, ठीक है। तो थ्योरीज में हम नंबर 1 थ्योरी देखेंगे मर्केंटिलिज्म, जो कि है 16 to 18th सेंचुरी, ठीक है। ये डेट्स जो है, हमें डेट्स तो और इकोनॉमिस्ट नेम इनके मेनली आपको याद रखने हैं, ठीक है, क्योंकि मैच द फॉलोइंग का एक तरफ इकोनॉमिस्ट नेम दे देगा एंड एक तरफ हमारी थ्योरीज दे देगा, तो उनको मैच द फॉलोइंग करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमारी मर्केंटिलिज्म थ्योरी यानी कि 16 to 18th सेंचुरी है, ठीक है। ये किसके द्वारा आई थी, थॉमस मन, जीन बैप्टिस्ट कॉलबर्ट के द्वारा ये थ्योरी आई थी, ठीक है। एंड ये थ्योरी का मेन जो की आइडिया है ना, वो क्या है, आपको ये सबके की आइडिया याद रखने, क्योंकि थ्योरी जैसे कि एक साइड आपको थ्योरी नेम दे दिया, एक तरफ आपको ये भी दे सकता है कि इसका मेन मोटिव क्या है या इसका मीन क्या है, ठीक है। तो मेन हमने ले लिया है। तो मर्केंटिलिज्म थ्योरी का की आइडिया क्या होगा, ए नेशंस वेल्थ इज मेजर्ड बाय इट्स स्टॉक ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। मतलब कि कोई भी कंट्री की जो वेल्थ यानी कि इनकम जो जाननी होती है ना, वो किस चीज से जानते हैं, गोल्ड से और सिल्वर से, ठीक है। मतलब कि पैसे से नहीं नापते थे एक तरीके से, मतलब किसी कंट्री के पास अगर गोल्ड ज्यादा है तो देन वो मानते थे कि ये कंट्री तो बहुत ज्यादा रिच है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी, जो कि एडम स्मिथ के द्वारा दी गई थी। कब दी गई थी, 1776 में, ठीक है। एंड इसका हम अगर की आइडिया देखें तो एक कंट्री शुड स्पेशलाइज इन प्रोड्यूसिंग गुड्स इट कैन प्रोड्यूस मोर एफिशिएंटली, ठीक है। मतलब कि गुड्स को क्या करती थी, ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस किया जाता था एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी में, ठीक है। एंड इसके बाद हम देखें तो कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी, जो कि डेविड रिकार्डो के द्वारा दी गई है एंड 1870 में इस थ्योरी को गिवन किया गया था,
ठीक है। एंड इसका हम की आइडिया देखें तो इसका की आइडिया क्या है, एक तरीके से कम अपॉर्चुनिटी रहती थी गुड्स प्रोड्यूस करने की, ठीक है। नेक्स्ट हम देखें तो हेक्स्चर-ऑर्लिन थ्योरी। हेक्स्चर-ऑर्लिन थ्योरी जो है ये एचओ मॉडल है हमारा, ठीक है। एंड ये किसके द्वारा आई थी, हमारे हेक्स्चर, बर्टलिन एंड ऑर्लिन के द्वारा ये थ्योरी आई थी, ठीक है। और इसका हम की आइडिया देखें तो ए कंट्री विल एक्सपोर्ट गुड्स दैट यूज अबंडेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, मतलब कि कोई भी कंट्री है एक्सपोर्ट कर रही है, ठीक है, गुड्स, तो इसमें जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो हमारे होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, इनको यूज किया जाता था, ठीक है। एंड इम्पोर्टेड गुड दैट यूज स्केयर्स फैक्टर्स, मतलब कि एक्सपोर्ट करने के लिए इन थ्री जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है हमारे, लैंड, लेबर, कैपिटल, उनका यूज किया जाता था। लेकिन इंपोर्ट जब करते थे ना, जो फैक्टर की कमी रह जाती थी, जैसे कि मान के चलिए इंपोर्ट जब कर रहे हैं तो लैंड कंप्लीट है, लेबर कंप्लीट है, कैपिटल की कमी है, तो ओनली कैपिटल को ही लिया जाता था, स्केर्स यानी कि किसी भी चीज फैक्टर की अगर कमी है तो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा हेक्स्चर-ऑर्लिन थ्योरी। नेक्स्ट हम देखें तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी, जो कि रेमंड वर्नन के द्वारा आई थी 1966 में, ठीक है। इसका की आइडिया हम देखें तो इसका की आइडिया है हमारे जो 4 स्टेजेस हमारी आती हैं, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन, ठीक है। कोई प्रोडक्ट है, सबसे पहले उसकी इंट्रोडक्शन स्टेज आएगी, देन उसकी ग्रोथ आएगी, फिर मैच्योरिटी आएगी, ठीक है, उसकी ग्रोथ होने लगेगी, देन अच्छा खासा पैसा कमाएंगे, फिर पता नहीं अच्छी खासी ग्रोथ चल रही है, फिर धीरे धीरे क्या हो रहा है, वो गिरता जाएगा प्रोडक्ट, ठीक है, मतलब वो लॉस में जाते जाएंगे। तो इसकी हमारी ये 4 स्टेजेस हैं। नेक्स्ट थ्योरी हम देखेंगे न्यू ट्रेड थ्योरी, जो कि आई थी पॉल क्रुगमैन के द्वारा 1980 में, ठीक है। इसका हम की आइडिया देखें तो इसका की आइडिया जो है, ठीक है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड नेटवर्क इफेक्ट क्रिएट ट्रेड एडवांटेज फॉर कंट्रीज। कंट्रीज के लिए एक तरीके से क्या है, जो भी ट्रेड होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट, उसका फायदा दिया जाता था, ठीक है। नेक्स्ट हम देखें पॉटर्स डायमंड मॉडल, जो कि किसके द्वारा आया था, माइकल पॉटर के द्वारा 1990 में, ठीक है। एंड इसका हम मेन जो फोकस देखें तो इसका क्या था हमारा, जो हम पोर्टर डायमंड मॉडल देख रहे हैं, जो कि माइकल पॉटर के द्वारा दिया गया था 1990 में, तो इसका की आइडिया हम देखें तो मेन फोकस था कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ऑफ नेशंस, ठीक है, मतलब इसको ये भी बोल सकते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे ट्रेड बैरियर्स को, ठीक है। ट्रेड बैरियर्स होते क्या है, मीनिंग ऑफ ट्रेड बैरियर्स, ठीक है, जो कि मतलब दो कंट्रीज के बीच में एक्सपोर्टिंग इंपोर्टिंग होती है, ठीक है, कुछ बैरियर्स वगैरह लगा दिए जाते हैं, रेस्ट्रिक्शंस वगैरह लगा दिए जाते हैं कि नहीं गुड्स इस रीजन से इस कंट्री में नहीं जाएगा, तो उन्हीं को हम ट्रेड बैरियर्स बोलते हैं। जैसे कि देख सकते हो, ट्रेड बैरियर्स आर रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय अ कंट्री टू रेगुलेट इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड को रेगुलेट करने के लिए कुछ रेस्ट्रिक्शन बना दिए जाते हैं कंट्री के द्वारा, मतलब कि मान के चलिए इंडिया कोई भी गुड्स एक्सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, या इंपोर्ट कर रहा है, ठीक है, तो मतलब कुछ रेस्ट्रिक्शन बना दिए कि नहीं हमारी कंट्री में माल जब भी आएगा, कुछ अपनी तरफ से रूल्स एंड रेगुलेशंस बना दिए, ठीक है। तो यही होता है हमारा ट्रेड बैरियर्स। एंड हम इसको देखें 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है हमारे टैरिफ बैरियर्स एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स में, ठीक है। तो सबसे पहले हम टैरिफ बैरियर्स को देखेंगे, ठीक है, होता क्या है टैरिफ बैरियर्स, यानी कि इसमें कुछ हमारे टैक्सेस या ड्यूटीज इन्वॉल्व हो के इसमें इंपोर्टेड गुड्स पर, मतलब कि हमारे इंडिया में अगर यूएसए से जैसे कोई भी माल अगर आ रहा है, यूएसए कोई भी माल भेज रहा है हमारी कंट्री में इंडिया में, तो इंडिया कुछ ना कुछ ऐसे ड्यूटी टैक्सेस वगैरह लगा देगी जब भी वो माल आ पाएगा, ठीक है। अब वो कौन से ऐसे टैक्सेस लगाए उनको देखेंगे, ठीक है, जैसे कि कस्टम टैक्स, टैक्सेस ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, ठीक है। एंड स्पेसिफिक ड्यूटी का मतलब है यूनिट पर, जैसे कि यूएसए कोई भी माल भेज रहा है हमारे इंडिया में कितनी यूनिट में भेज रहा है, ठीक है, तो उस हिसाब से टैक्सेस लगाए गए। तो स्पेसिफिक ड्यूटी पूछ लिया जाए, स्पेसिफिक ड्यूटी वैल्यूम पूछ लिया जाए, ठीक है, तो हमारा इसको यूनिट से मेजर करना है।
नेक्स्ट हम देखें तो एड वैलोरम ड्यूटी, इसको हम वैल्यू से करेंगे, ए परसेंटेज ऑफ द वैल्यू ऑफ द इम्पोर्टेड गुड्स। मतलब कोई भी जैसे यूएसए से इंडिया में माल आ रहा है, ठीक है, तो इंडिया जो टैक्सेस वगैरह लगाएगा ना, वैल्यू के हिसाब से लगाएगा, जो भी गुड्स है उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग कितने का है वो गुड। तो हमने स्पेसिफिक ड्यूटी में देखा कितनी यूनिट है, एंड एड वैलोरम ड्यूटी में हमने देखा कितनी वैल्यू है उसकी, ठीक है। इसके बाद है हमारा प्रोटेक्टिव टैरिफ, ठीक है, इम्पोज टू सेफगार्ड डोमेस्टिक इंडस्ट्री। इसमें मतलब कि जो भी से जो डोमेस्टिक कंट्री हैं उनके लिए इम्पोज किया गया था, ठीक है। तो टैरिफ बैरियर्स हमने देख लिया, टैक्सेस ड्यूटीज वगैरह होती हैं। एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स में हम देखेंगे तो इसमें रेस्ट्रिक्शंस होते हैं टैरिफ बैरियर्स के अलावा, जैसे कि कोटास, लाइसेंसिंग, स्टैंडर्ड, जो कि हम आगे डिटेल में इनको देखने वाले हैं। जैसे कि कोटास, जैसे आपसे ये पूछ लिया भी जाता है, तो इसके पॉइंट्स जैसे कि पॉइंट भी है, सब पॉइंट भी है, उनको अच्छे से याद रख लेना कि टैरिफ बैरियर्स में कौन से आते हैं और नॉन टैरिफ बैरियर्स में कौन से पॉइंट आते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारा कोटास है सबसे पहले, तो इसमें जो गुड्स की क्वांटिटी होती है ना, उसको लिमिट किया जाता है एक तरीके से, जब भी इंपोर्ट हो पाएगा। जैसे कि यूएसए है, हमारे इंडिया में कोई भी माल भेज रहा है तो उसकी क्वांटिटी देखी जाएगी, कितनी क्वांटिटी है उस हिसाब से उस पर टैक्सेस वगैरह लिए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखें तो इंपोर्ट लाइसेंसिंग, ठीक है, इसमें अप्रूवल की एक तरीके से रिक्वायरमेंट होती है इंपोर्टिंग गुड्स के लिए, ठीक है। एम्बार्गोस देखें तो पूरी तरह एक तरीके से बैन है ट्रेड पर, ठीक है, दूसरी कंट्री के साथ। एंड स्टैंडर्ड एंड रेगुलेशंस हम देखें तो इसमें जो है स्ट्रिंजेंट हेल्थ, सेफ्टी एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड टू लिमिट इंपोर्ट। तो इसमें एक तरीके से जो भी ये सारी चीजें रिलेटेड अगर होते हैं गुड्स, तो उस पर रेस्ट्रिक्शन रहेंगे, ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशंस वगैरह रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखें तो सब्सिडीज, ठीक है, फाइनेंशियल सपोर्ट टू डोमेस्टिक प्रोड्यूसर टू मेक देम मोर कॉम्पिटिटिव। मतलब कि मान के चलिए सब अपनी अपनी कंट्री को क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे। जैसे कि इंडिया वाला इंडिया के मेंबर को सपोर्ट करेगा कि आप क्या करो, ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करो, हम आपको सब्सिडीज प्रोवाइड करवाएंगे। यूएसए वाला है, यूएसए वाला अपनी कंट्री के मेंबर से बोलेगा कि आप ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करो, हम आपको ये सब्सिडीज प्रोवाइड करेंगे। तो ये चीजें हैं, ठीक है, फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं एक्सपोर्ट करने के लिए। क्योंकि अगर मान के चलिए हमारी इंडिया में कोई भी कंट्री अगर इम्पोर्ट हो रहा है ना हमारी कंट्री में, तो एक तरीके से ये मतलब प्रॉफिटेबल ज्यादा नहीं है, एक्सपोर्ट करने में प्रॉफिटेबल है, इम्पोर्ट में नहीं है। क्योंकि इम्पोर्ट करने में सीधी सी बात है, हमारी कंट्री से पैसा जा रहा है, हमारी कंट्री की करेंसी जा रही है, क्योंकि गुड्स तो हमें मिल गया, ठीक है, लेकिन करेंसी तो एक तरीके से गई। तो इसलिए एक्सपोर्ट करने में बेनिफिट है। इसलिए सिर्फ ओनली जो इंपोर्ट किए जाते हैं गुड्स उन पर रेस्ट्रिक्शन वगैरह लगाए गए हैं, ठीक है, जिससे कि कंट्री के जो मेंबर हैं वो इंपोर्टिंग ना करें। तो हमने सब्सिडीज देखा, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे वॉलंटरी एक्सपोर्ट दिस ट्रेंड्स, ठीक है, मतलब कि एक तरीके से एग्रीमेंट टू लिमिट एक्सपोर्ट हुए कंट्री, अगर कोई भी एक्सपोर्ट वगैरह हो रहा है तो उस पर एग्रीमेंट वगैरह बनाती है, ठीक है। अब ये ओवरऑल हो गया हमारा पूरा थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट को, नेक्स्ट चैप्टर 3, ओके। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट इज ए कॉम्प्रिहेंसिव रिकॉर्ड ऑफ ए कंट्रीज इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड। मतलब कि सीधा सीधा हिसाब है, दो कंट्रीज के बीच में ट्रेड हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, इंपोर्ट हो रहा है, ठीक है। तो जो भी ट्रांजेक्शंस वगैरह किए जाते हैं तो वो कहाँ रिकॉर्ड होते हैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट ही बताता है कि कंट्री की स्थिति कैसे चल रही है। मान के चलिए इंडिया एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहा है तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में वो सारे रिकॉर्ड किए जाएंगे जो भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस हैं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट बताएगा कि वो सरप्लस में चल रही है या डेफिसिट में चल रही है, ठीक है, माइनस में चल रही है या प्लस में चल रही है, ठीक है। तो अब इसके हम की कंपोनेंट्स को देखेंगे बीओपी के, ठीक है। मोस्टली इसमें जो क्वेश्चन आता है वो इस टाइप का आता है, आपको कोई भी डेफिनेशन दे देगा, ठीक है। डेफिनेशन देने के बाद आपको पूछ सकता है कि ये बैलेंस ऑफ पेमेंट है या बैलेंस ऑफ ट्रेड है या फिर करंट अकाउंट है या कैपिटल अकाउंट है, इस तरीके से, ठीक है। तो हम की कंपोनेंट पे नंबर 1 कंपोनेंट देखेंगे करंट अकाउंट को, ठीक है। करंट अकाउंट में हम देखें तो हमारे इनविजिबल गुड्स और विजिबल गुड्स दोनों ही इसमें रिकॉर्ड
किए जाते हैं। मेन तो आपको ये पॉइंट याद रखना है कि विजिबल गुड्स भी आएंगे, इनविजिबल गुड्स भी आएंगे, मेनली ये कंफ्यूजन करता है, ठीक है। विजिबल गुड्स में जैसे कि आप जो हमारे जिनको छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, तो वो होते हैं हमारे विजिबल गुड्स। इनविजिबल यानी कि कोई भी सर्विसेज वगैरह, जो सर्विसेज जैसे टूरिज्म, बैंकिंग, इस तरीके से, ठीक है। बाकी आप देख सकते हैं रिकॉर्ड ऑफ द फ्लो ऑफ गुड्स सर्विसेज, ये हो गए। इनकम भी, यूनिलेटरल ट्रांसफर, ये सब चाहिए। यूनिलेटरल ट्रांसफर यानी कि कोई एक कंट्री दूसरी कंट्री को गिफ्ट्स वगैरह देती है, तो ठीक है। बाकी इसमें हम देखें हमारे करंट ट्रांसफर्स भी होंगे, जैसे कि रेमिटेंसेस एंड गिफ्ट्स, ठीक है। एंड इनकम्स भी इसमें इंक्लूड होंगी, जैसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट या पेमेंट कर रहे हैं कंट्री को, मतलब कि इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं दूसरी कंट्री में, एंड हम क्या कर रहे हैं, पेमेंट भी कर रहे हैं। तो हमने ओवरऑल करंट अकाउंट में क्या देखा, हमारे ट्रेड बैलेंस यानी कि विजिबल गुड्स आएंगे, सर्विसेज यानी कि इनविजिबल ट्रेड आएंगे, एंड नेक्स्ट हमारे यानी कि इनकम आएंगे। इनकम यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या फिर कोई भी कंट्री को पेमेंट कर रहे हैं, तो ठीक है। नेक्स्ट हमारे करंट ट्रांसफर, करंट ट्रांसफर यानी कि कोई भी फैसिलिटीज वगैरह होती है, रेमिटेंसेस या गिफ्ट, एक कंट्री दूसरी मतलब एक कंट्री का मेंबर दूसरी कंट्री में कोई गिफ्ट वगैरह देता है, तो ठीक है। तो ये था हमारा सबसे नंबर 1 कंपोनेंट करंट अकाउंट। इसके बाद हम देखेंगे कैपिटल अकाउंट को, ठीक है। कैपिटल अकाउंट रिकॉर्ड कैपिटल ट्रांसफर्स एंड एक्विजिशन, डिस्पोजल ऑफ नॉन प्रोड्यूस और नॉन फाइनेंशियल असेट्स, ठीक है। कैपिटल ट्रांसफर क्या इन्वॉल्व करता है, कैपिटल ट्रांसफर इन्वॉल्व डेट फॉरगिवनेस और असेट ट्रांसफर बिटवीन नेशंस, ठीक है। मतलब कि दो कंट्रीज के बीच में असेट्स का ही ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, इसमें पैसे का लेन देन नहीं हो रहा। तो ये आएंगे हमारे कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे फाइनेंशियल अकाउंट, ठीक है। ये क्या रिकॉर्ड करता है, इट रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट फ्लोइंग इन एंड आउट ऑफ द कंट्री, मतलब कि इन्वेस्टमेंट करना अपनी खुद की कंट्री में और दूसरी बाहर की कंट्री में, ठीक है। यानी कि एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, या फिर कोई भी अदर इन्वेस्टमेंट इसमें हमारे आ जाएंगे, जैसे कि लोन्स, बैंकिंग, कैपिटल, इस तरीके से, ठीक है। तो हमने 3 इसके कंपोनेंट देख लिए। अब इसके बाद हम देखेंगे एरर्स एंड ओमिशन को, ठीक है। इसमें यानी कि मतलब कोई भी गलती होती है तो उसको सुधारना, ठीक है। जो हमने पहले रिकॉर्ड कर लिया, फिर हमें पता चलता है ये हमने गलत रिकॉर्ड कर लिया, ये अमाउंट गलत रिकॉर्ड कर लिया, फिर उसको सुधारा जाता है। अब इसके बाद हम देखेंगे रिजर्व अकाउंट, ठीक है, जो कि किसके द्वारा बनाया गया है, सेंट्रल बैंक के द्वारा, ठीक है, बीओपी को बैलेंस में रखने के लिए। मतलब कि एक तरीके से मान के चलिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर सरप्लस में चल रहा है, फायदे में चल रहा है, तो अच्छी बात है, जैसे हमारी इंडिया का ही बैलेंस ऑफ पेमेंट अच्छा चल रहा है तो ठीक है। लेकिन डेफिसिट में चल रहा है, मान के चलिए लॉस हो रहा है, इसको माइनस में जा रहा है, तो इस सिचुएशन में होगा क्या, उसके पास कुछ रिजर्व अमाउंट होता है, कुछ मतलब बचा के रखती है, तो उसको क्या करते हैं, वो इक्वल कर देते हैं, जिससे कि वो सरप्लस में ही बना रहे, ठीक है। तो ये होता है हमारा रिजर्व अकाउंट। अब इसके बाद हम देखेंगे कॉजेस ऑफ डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। तो मतलब कि एक तरीके से जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो अस्त व्यस्त है, एट द पॉइंट वो नहीं है, इक्विलिब्रियम पॉइंट पर नहीं है, तो उसके कुछ कॉजेस आखिर क्यों है, ठीक है। जैसे नंबर 1 है हमारा साइक्लिकल फ्लक्चुएशन, शॉर्ट फॉलिंग एक्सपोर्ट, यानी कि लोग मतलब क्या करें, एक तरीके से एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, मंदी आ जाए एक तरीके से, इम्पोर्ट ही इम्पोर्ट हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है हमारी इंडिया में अगर इम्पोर्ट ही ज्यादा आएगा तो डेफिसिट में तो जानी ही जानी है, ठीक है। सरप्लस में कैसे रहेगी, वो एक्सपोर्ट ही नहीं कर रही है, तो इसलिए एक ये भी हमारा कॉजेस है जिस वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट पर डिसइक्विलिब्रियम हो जाता है, ठीक है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अर्थव्यवस्था पर की वजह से भी, ठीक है। रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन, मान के चलिए पॉपुलेशन हमारी बढ़ गई, ठीक है, और डिमांड बहुत, पॉपुलेशन बढ़ गई तो डिमांड बहुत ज्यादा आ गई कोई भी प्रोडक्ट की, तो इंडिया उसकी, जैसे कि मान के चलिए हमारा इंडिया है, उसमें पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई, डिमांड आ गई कोई प्रोडक्ट की, तो हमारा इंडिया उन लोगों की डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहा है, तो लोग क्या करेंगे, दूसरी कंट्री में माल खरीदने जाएंगे या कुछ भी प्रोडक्ट लेने जाएंगे, क्योंकि वो उनकी डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो ये भी एक कॉजेस है। नेक्स्ट हम देखिए स्ट्रक्चर चेंजेस, ठीक है। तो नेचुरल कैलेमिटी, कोई भी अर्थक्वेक वगैरह आ जाए, ठीक है। इसके बाद इंटरनेशनल कैपिटल मूवमेंट, ठीक है, जो भी कैपिटल्स वगैरह होती हैं इसका मूवमेंट,
वो दो कंट्रीज में तो भी एक ये कॉजेस है। अब इसके हम मीजर्स को देखेंगे टू करेक्ट बीओपी। हमने इसके कॉजेस तो देख लिए कि आखिर बीओपी जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट क्यों बेकार हो रहा है। अब इसके मीजर्स को देखते हैं, इसको सुधारने के लिए क्या किया जा सकता है। जैसे कि नंबर 1 मॉनेटरी मीजर्स, ठीक है। दीज आर पॉलिसीज दैट इन्फ्लुएंस द मॉनेटरी एनवायरनमेंट टू रिड्यूस डेफिसिट। मतलब कि जो भी डेफिसिट अगर आ रही है ना उसको घटा दो, तो ऑब्वियसली यहाँ पे डेफिसिट को घटा दिया तो हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो तो सुधर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखें डिवेल्युएशन डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी, यानी कि जो lowering the value of the domestic currency makes export cheaper and imports expensive। मतलब ये चीज बोल रहे हैं जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना, ठीक है, जैसे कि इंडिया हमारा एक्सपोर्ट करेगा तो उसको सस्ता कर दो, ठीक है, इंपोर्ट्स वगैरह को महंगा कर दो। मतलब यहाँ से कोई भी कंट्री में माल जा रहा है उसको तो सस्ता कर दो जिससे कि दूसरी कंट्री माल खरीदे, लेकिन इंपोर्ट को महंगा कर दो जिससे कि हमारे इंडिया के मेंबर जो हैं दूसरी कंट्री से माल को खरीद ही ना पाए, और माल को ही नहीं खरीद पाएंगे तो ऑब्वियसली बात है फिर डेफिसिट वाली सिचुएशन आएगी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखें एक्सचेंज रेट एडजस्टमेंट्स। गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक में इंटरवेंस टू मेंटेन फेवरेबल एक्सचेंज रेट फॉर इंप्रूविंग ट्रेड बैलेंसेस, ठीक है। तो मतलब जो एक्सचेंज रेट दो कंट्रीज के बीच में होता है, ठीक है, उसको एक तरीके से इम्प्रूव किया जाएगा। तो जो गवर्नमेंट है या सेंट्रल बैंक है इस चीज में एक तरीके से ध्यान देगी, उसको मेंटेन करने का काम करेगी, इनका इन्वॉल्वमेंट रहेगा इसमें, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है, टाइटनिंग मॉनेटरी पॉलिसी, जैसे कि जो हायर इंटरेस्ट रेट है वो चार्जेस वगैरह कर दो, ठीक है। एंड जो हमारे इंपोर्ट्स वगैरह है उनको क्या करो वहां ज्यादा से ज्यादा घटा दो, ठीक है। तो अब इसके बाद हम नेक्स्ट मेजर जो देखेंगे वो देखेंगे ट्रेड मेजर्स को, ठीक है। ट्रेड मेजर्स फोकसेस ऑन डायरेक्टली इन्फ्लुएंसिंग ट्रेड एक्टिविटीज। ये जो भी ट्रेड एक्टिविटी जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है डायरेक्टली उन पर फोकस करेगा। तो अब इसके हम कुछ पॉइंटों को देखेंगे, ठीक है। जैसे नंबर 1 है हमारे ट्रेड मेजर्स में इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस, ठीक है। जो भी हमारे टैरिफ्स होते हैं, कोटास, बैन्स या नॉन एसेंशियल गुड्स रिड्यूस इंपोर्ट एंड सेव फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ठीक है। अगर ये सारी चीजें अगर होंगी तो इससे भी हमारा जो बीओपी है तो वो करेक्ट एक तरीके से हो सकता है। जैसे कि ये हमने पढ़े थे सारे इंपोर्ट, जो गुड्स की इंपोर्टिंग हो रही है, जैसे यूएसए से इंडिया में कोई भी माल आ रहा है तो उस पर रेस्ट्रिक्शन लगा लो, जैसे कि इतनी क्वांटिटी आई तो इतना टैक्स लगेगा, या फिर इतनी यूनिट आई जैसे कि हमने अभी पढ़ा था। और ये सारी चीजें हम अप्लाई कर देंगे तो इससे भी हमारा जो बीओपी है करेक्ट हो सकता है, क्योंकि इससे इंपोर्ट कम हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हम देखें तो एक्सपोर्ट प्रमोशन, ठीक है। प्रोवाइडिंग सब्सिडी टैक्स बेनिफिट इंसेंटिव टू एक्सपोर्टर इंक्रीज फॉरेन अर्निंग, मतलब कि एक्सपोर्ट प्रमोशन, ठीक है। जैसे कि जो इंडिया में है, जैसे इंडिया के मेंबर हैं तो उनको क्या किया जाएगा, जो एक्सपोर्टिंग का काम करते हैं उनको और ज्यादा मोटिवेट किया जाएगा कि आप ज्यादा से ज्यादा क्या करो, एक्सपोर्टिंग करो। तो आपको सब्सिडीज दी जाएंगी या टैक्स बेनिफिट दिए जाएंगे, अलग अलग तरीके के इंसेंटिव्स वगैरह दिए जाएंगे। आप हमारी कंट्री की क्या करो, अर्निंग यानी कि इनकम को बढ़ाओ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक्सपोर्ट प्रमोशन, ठीक है। हमने इसमें 3 पॉइंट्स देखे, इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन। अब नेक्स्ट मेजर हम देखेंगे फिस्कल मेजर को, ठीक है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्सेशन आर एडजस्टेड टू इन्फ्लुएंस द पीओपी, ठीक है। गवर्नमेंट इस पे स्पेंड वगैरह करेगी, ठीक है। जैसे कि नंबर 1 है हमारा रिड्यूसिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर, ठीक है। लोअर पब्लिक स्पेंडिंग रिड्यूसेस डिमांड फॉर इंपोर्ट्स, ठीक है। अगर मान के चलो गवर्नमेंट ही खर्चा कर देगी, ठीक है, गवर्नमेंट ही लोगों को प्रोवाइड करवा देगी चीजें, तो अब इसी बात है वो इंपोर्ट क्यों करेंगे, दूसरी कंट्री से माल लेंगे ही नहीं जब गवर्नमेंट सारा कुछ उन्हें दे देगी तो, ठीक है। नेक्स्ट हम देखें तो इंक्रीजिंग टैक्सेस ऑन लग्जरी, मतलब कि जो भी जो लग्जरी प्रोडक्ट वगैरह होते हैं, ठीक है। जैसे यूएसए से हमारे इंडिया में कोई भी लग्जरी प्रोडक्ट आता है तो उस पर क्या करो, टैक्सेस वगैरह लगा दो, ठीक है।
तो ये भी एक तरीके से हमारा मीजर है, अगर ये चीज करेंगे तो इससे जो बीओपी है वो करेक्ट होगा। ठीक है, 4 नंबर हम देखेंगे स्ट्रक्चरल मेजर्स को। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल मेजर्स में हम देखें, इसमें कुछ स्ट्रेटेजीज हैं हमारी, जैसे कि नंबर 1 है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एक्सपोर्ट। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा बूस्टिंग डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, एंड इसके बाद एनकरेजिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ऐसे 5th नंबर हम देखें एक्सचेंज कंट्रोल। ठीक है, एक्सचेंज कंट्रोल यानी कि लिमिटिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फॉर नॉन एसेंशियल इंपोर्ट, यानी कि मतलब मान के चलिए अगर इंपोर्टिंग हुई रही है कंट्री में, तो जो करेंसी एक्सचेंज अगर हो रही है ना तो कंट्रीज के बीच में, तो हर मेंबर के लिए क्या करो, एक तरीके से लिमिट लगा दो, इतनी करेंसी ही एक्सचेंज कर सकते हो, जैसे कि यूएसए की करेंसी इतनी ही आ सकती है, तो उस चीज पर अगर हम लिमिट लगा देंगे तो इससे भी बीओपी जो है हमारा करेक्ट होगा। ठीक, नेक्स्ट हम देखें बोरोइंग फ्रॉम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, कंट्रीज में सिक लोन्स फ्रॉम आईएमएफ या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन टू टेम्परेरी टू कवर टेम्परेरी डेफिसिट, मतलब कि जो आईएमएफ है या कोई भी और ऑर्गेनाइजेशन है उनसे लोन्स वगैरह लो, जैसे कि हमारी जो कमी आई है बैलेंस ऑफ पेमेंट में, जो बिगड़ा है हमारी कंट्री का, जिससे वो कवर हो जाए या करेक्ट हो जाए। ठीक है, बैलेंस ऑफ ट्रेड देखें तो क्या होता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड इज द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ ए कंट्रीज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स ओवर स्पेसिफिक पीरियड। ये दो कंट्रीज के बीच में क्या है, एक तरीके से एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना गुड्स, ओनली गुड्स को। आपको इसमें ये याद रखना है बैलेंस ऑफ ट्रेड में ओनली गुड्स का ही एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आया है, तो यहाँ पे सर्विसेज हमारी यानी कि इनविजिबल ट्रेड हमारे नहीं आएंगे। ठीक है, ओनली गुड्स की ही एक्सपोर्टिंग और इंपोर्टिंग होगी, इसमें तो मेन यही है। तो अब हम नेक्स्ट पे आते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हम इसकी एस्टेब्लिशमेंट अगर देखें तो मेन तो आपको भी पता ही है, अब जो हम आगे टॉपिक्स पढ़ेंगे तो इनमें मेन हमारे डेट्स वगैरह याद रहने चाहिए। ठीक है, इनके डेट्स, इनके हेडक्वार्टर्स, इनके ऑब्जेक्टिव्स, इन पर फोकस करना है। ठीक है, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अगर हम इसकी एस्टेब्लिशमेंट देखें तो ये कब आया, जनवरी 1 1995 में। किसको रिप्लेस किया, गेट को, यानी कि जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। ठीक है, इसको रिप्लेस कर, पहले हमारा गेट था। ठीक है, तो गेट को रिप्लेस करके हमारा WTO लाया गया। एंड इसका हम हेडक्वार्टर देखें तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। मेन इसका ऑब्जेक्टिव अगर देखें तो मेन ऑब्जेक्टिव है इसका टू एंश्योर स्मूथ फ्री फेयर एंड प्रेडिक्टेबल ट्रेड बिटवीन मेंबर कंट्रीज, मतलब कि जो मेंबर कंट्रीज जो हैं हमारी, उनके बीच में ट्रेड कैसा हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कैसा हो, बिल्कुल अच्छे से हो, ईमानदारी से हो, एकदम फ्री हो। ठीक है, तो ये चीजें हैं, पीस लाइक शांति से भी हो। अब इसके फंक्शंस को हम देखेंगे, ये भी हमारे इंपॉर्टेंट है, फंक्शंस ऑफ WTO। तो नंबर 1 है हमारा ट्रेड नेगोशिएशन। ठीक है, यानी कि जो ट्रेड बैरियर्स हैं, जो भी रेस्ट्रिक्शन वगैरह लग रहे थे उनको क्या रिड्यूस कर दो। नेक्स्ट है हमारा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एग्रीमेंट। ठीक है, एग्रीमेंट वगैरह इम्प्लीमेंट हो जो भी WTO में होते हैं। ठीक है, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, मान के चलिए कोई भी डिस्प्यूट अगर होता है दो कंट्रीज के बीच में एक्सपोर्ट इंपोर्ट को लेके, तो उसको रिजोल्व किया जाए। रिजोल्व कौन करेगा, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी इसको रिजोल्व करेगी, यानी कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी दो कंट्रीज के बीच में। नेक्स्ट देखें तो मॉनिटरिंग ट्रेड पॉलिसीज। ठीक है, जो भी ट्रेड पॉलिसीज वगैरह हैं उनको रिव्यू करो कंट्रीज के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है टेक्निकल असिस्टेंट, सपोर्ट प्रोवाइड करो, फाइनेंशियल सपोर्ट वगैरह अपनी ही कंट्री के लिए। ठीक है, तो इसके हमारे ये फंक्शंस थे। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स को देखेंगे। ठीक है, WTO नंबर 1 है हमारा प्रमोट फ्री ट्रेड। ठीक है, जैसे कि कोई भी बैरियर्स नहीं हो, कोई भी कोटास नहीं हो, यानी कि इंपोर्ट पे कोई भी बैरियर्स वगैरह नहीं लगे, तो क्या एक तरीके से फ्री ट्रेड होना चाहिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिल्कुल फ्री होना चाहिए, कोई भी उसमें रेस्ट्रिक्शन या टैक्सेस वगैरह नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट है हमारा एंश्योर फेयर ट्रेड।
यानी कि बिल्कुल ईमानदारी से होना चाहिए, उसमें कोई भी ऐसे नहीं कि धोखाधड़ी वगैरह हो। नेक्स्ट है हमारा फैसिलिटेट ट्रेड नेगोशिएशन, ठीक है, जो भी एग्रीमेंट वगैरह है वो बनाए जाए। नेक्स्ट है हमारा सपोर्ट डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है, यानी कि कुछ भी ऐसे जो भी सब्सिडीज, टेक्निकल असिस्टेंस वगैरह होते हैं, इंसेंटिव्स होते हैं, वो भी प्रोवाइड किए जाएं, ठीक है। एंड मतलब जो डेवलपिंग नेशंस हैं उसमें चेंजेस लिए जाएं, मतलब जो कंट्री डेवलप्ड नहीं है थोड़ी सी, जैसे इंडिया मेन डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप्ड नहीं है, तो उसमें थोड़े से चेंजेस लेके जाएं, तो एक्सपोर्टर्स वगैरह हैं उनको इंसेंटिव्स प्रोवाइड कराएं जिससे वो ज्यादा एक्सपोर्ट करें, तो यही चीज, ठीक है। नेक्स्ट हमारा डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, अगर मेंबर कंट्रीज के बीच में ट्रेड हो रहा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है, कोई अगर डिस्प्यूट आता है, कोई लड़ाई आती है, तो उसको सुलझाया जाए, सेटल किया जाए। तो हम अब नेक्स्ट पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें नंबर 1 है हमारा प्रमोट फ्री ट्रेड, ठीक है, मतलब कि कोई बैरियर्स वगैरह नहीं रहना चाहिए, नहीं रहते अगर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा एंश्योर फेयर ट्रेड, यानी कि ईमानदारी से एक्सपोर्टिंग इंपोर्टिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट है फैसिलिटेट ट्रेड नेगोशिएशंस, ठीक है, मतलब एग्रीमेंट्स वगैरह रहे जब कुछ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट अगर कर रहे टू कंट्रीज के बीच में ट्रेड हो रहा है, तो सपोर्ट डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है, ये हमने अभी देखे थे डिटेल में। लास्ट है हमारा प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, यानी कि जो इन्वायरमेंटल या सोशल सस्टेनेबिलिटी होती है उसको भी सपोर्ट करना, एनकरेज करना। तो अब इसके हम की एग्रीमेंट्स देखेंगे अंडर WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जिसमें नंबर 1 है हमारा गेट 1994, जो कि हमारा ओनली गुड्स ही कवर करता है, मतलब कि जो दो कंट्री के बीच में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हो रहा था वो ओनली क्या हो रहा था, गुड्स की ट्रेडिंग हो रही थी, इसलिए ही तो WTO को लाया गया था कि सर्विसेज की भी ट्रेडिंग होनी चाहिए, ठीक है, इसलिए पहले गेट था हमारा 1994 में, इसको रिप्लेस करके हमारा WTO आया था। तो नेक्स्ट एग्रीमेंट है हमारा गेट्स जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज, फिर क्या कवर किए, सर्विसेज भी कवर किए गए। नेक्स्ट इसके बाद है हमारा ट्रिप्स, ठीक है, यानी कि ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, यानी कि जो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है उनसे ये डील करता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे ट्रिम्स को, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, यानी कि जो भी इन्वेस्टमेंट वगैरह होते हैं उनको गवर्न ये करेगा। इसके बाद लास्ट है हमारा एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, जो कि एग्रीकल्चर ट्रेड पॉलिसीज वगैरह पे फोकस करेगा, जो भी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज होती हैं उनमें पॉलिसीज, रूल्स, रेगुलेशंस, उन सब पे फोकस किया जाएगा। तो इसमें से जो क्वेश्चन जो आपको आता है मेनली देखने को, वो इसमें से मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसके मेन आप फुल फॉर्म याद रख लेना, एंड ये याद रख लेना कि गेट्स जो जैसे गेट है, इसमें जैसे कि इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है, गेट दे दिया एक तरफ, आपको एक तरफ दे दिया जैसे कि ओनली गुड ट्रेड गुड्स को ये कवर करता है, तो आपको इसके की पॉइंट भी याद रखने हैं। जैसे कि गेट है हमारा, तो ये ओनली गुड्स को कवर करेगा, गेट से इसमें हमारी सर्विसेज की ट्रेडिंग होगी। ट्रिप्स में हम देखें तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आएंगे, ट्रिम्स में हम देखें तो इन्वेस्टमेंट मेजर्स आएंगे, जो भी इन्वेस्टमेंट होते हैं, ठीक है। एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर देखे तो एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटी जिसमें आएंगे, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, इसमें जो मेन है हमने उसी को लिया है, स्ट्रक्चर ऑफ WTO। जैसे नंबर 1 है हमारा मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, जो कि हर 2 साल में मीटिंग होती है, डिसीजन वगैरह इसमें लिए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखें जनरल काउंसिल, ठीक है, इसमें जो भी जो डेली एक्टिविटी जो होती हैं, ठीक है, उसको एक तरीके से हैंडल किया जाएगा जनरल काउंसिल के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सेक्रेटरीट, ठीक है, ये जो है किसके द्वारा एडमिनिस्ट्रेट होती है या किसके द्वारा लीड होती है, ये डायरेक्टर जनरल के द्वारा। अगर इसकी मेंबरशिप हम देखें WTO की जो मेंबरशिप है 164 मेंबर्स के
पास है, तो ये आप याद रखना, ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट आईएमएफ को। तो डब्ल्यूटीओ हमने देख लिया, अब आईएमएफ पर आते हैं, ठीक है। आईएमएफ में हम इंट्रोडक्शन अगर इसका देखें तो इसकी एस्टेब्लिशमेंट जो कि 1944 में आया था एट द ब्रिटन वुड्स कॉन्फ्रेंस न्यू हैम्पशायर, यानी कि एक मीटिंग रखी गई थी, ठीक है, ब्रिटन वुड्स कॉन्फ्रेंस जिसको बोला जाएगा, तो उसमें इसकी एस्टेब्लिशमेंट की गई थी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की। ऑपरेशनल ईयर देखे तो 1947, मतलब कि एस्टेब्लिश्ड तो ये 1944 में हो गया, लेकिन इसका काम लोग कब करने लगे थे, 1947 में, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर देखे तो वॉशिंगटन डीसी यूएसए में है, ठीक है। मेंबरशिप इसकी 194 कंट्रीज के पास है। डब्ल्यूटीओ में हमने क्या देखा था, 164 कंट्रीज, एंड आईएमएफ में हम देखे तो 190 कंट्रीज एज ऑफ 2024, मतलब कि 2024 के अकॉर्डिंग। इसके ऑब्जेक्टिव्स हम देखें तो, ठीक है, नंबर 1 ऑब्जेक्टिव है हमारा प्रमोट इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉपरेशन, यानी कि कॉपरेशन वगैरह रखना, ठीक है, दो कंट्रीज के बीच में कोऑर्डिनेशन के साथ, मतलब काम हो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फैसिलिटेट बैलेंस ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है, जो भी ग्रोथ है इंटरनेशनल ट्रेड की उसको एक तरीके से फैसिलिटेट करना, बैलेंस बना के रखना, ठीक है। थर्ड है हमारा प्रमोट एक्सचेंज स्टेबिलिटी। नेक्स्ट है असिस्ट इन एस्टेब्लिशिंग मल्टीलेटरल सिस्टम ऑफ पेमेंट। फिफ्थ नंबर है हमारा प्रोवाइड रिसोर्सेज टू मेंबर कंट्रीज फेसिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफिकल्टी, मतलब कि जो भी कंट्री है अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में चला गया है तो उनकी प्रॉब्लम को क्या करना, सॉल्व करना, उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाना, ठीक है। अब हम इसका देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ठीक है, जैसे कि हमने अभी डब्ल्यूटीओ का देखा वैसे ही आईएमएफ का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हम देखेंगे। जैसे नंबर 1 पॉइंट है हमारा बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, यानी कि इसमें डिसीजन मेकिंग वगैरह की जाएगी, एंड इसमें 1 गवर्नर रहेगा पर कंट्री मेंबर का, ठीक है। जैसे कि टोटल जितनी भी कंट्रीज हैं उसका हर एक का अलग अलग बोर्ड गवर्नर रहेगा। नेक्स्ट हमारी एग्जीक्यूटिव बोर्ड जिसमें 24 डायरेक्टर्स रहेंगे, ठीक है। थर्ड है हमारा मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है, जिसमें हम देखें चीफ एग्जीक्यूटिव भी आते हैं हमारे, इलेक्टेड फॉर रिन्यूएबल 5-year टर्म, मतलब कि जो चीफ एग्जीक्यूटिव होगा मैनेजिंग डायरेक्टर वो कितने साल के लिए रहेगा, 5 साल के लिए रहेगा, इसके बाद इसका रिटायरमेंट हो जाएगा। अब इसमें हम की कंट्रीब्यूशंस देखेंगे कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है उसने मतलब क्या क्या योगदान दिए थे, जो भी अगर कुछ भी आपदा आती है तो। जैसे नंबर 1 है हमारी प्लेड ए क्रूशियल रोल ड्यूरिंग फाइनेंशियल क्राइसिस, मतलब कि जो फाइनेंशियल रिलेटेड क्राइसिस है मनी रिलेटेड, तो इसमें नंबर 1 हमारी आती है एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस जो कि आई थी 1997 1998 में, तो इसमें भी आईएमएफ ने पूरी हेल्प की थी। नेक्स्ट है हमारी ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जो कि 2008 में आई थी, इसमें भी हेल्प की गई थी, ठीक है। एंड कोविड-19 पैंडेमिक 2020 जो कि सबको ही पता है, तो इसमें भी क्या किया था, फाइनेंशियली बहुत हेल्प की थी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने, मतलब कि फंड वगैरह प्रोवाइड किया था हेल्प के लिए, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे वर्ल्ड बैंक को, ठीक है। वर्ल्ड बैंक हम देखें इंट्रोडक्शन, ये फाउंडेड हुआ था 1944 में एट द ब्रिटन वुड्स कॉन्फ्रेंस, ये भी एज इट इज एक कॉन्फ्रेंस हुई थी ब्रिटन वुड्स, वहां पे इसको लाया गया था वर्ल्ड बैंक को 1944 में। हेडक्वार्टर हम इसका देखें तो वॉशिंगटन डीसी यूएसए, ठीक है, तो ये याद रख लेना अच्छे से। इसका हम प्राइमरी पर्पज या इसका ऑब्जेक्टिव हम देखें तो क्या है, to provide financial and technical assistance to developing countries for development projects aimed at reducing poverty and fostering economic development, मतलब कि जो भी जैसे डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जिस दो कंट्रीज होती है, एक डेवलप्ड कंट्रीज एक डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है। डेवलप्ड कंट्रीज होगी वो बहुत ज्यादा उसकी अर्थव्यवस्था अच्छी रहेगी, जैसे कि यूएसए फॉरेन कंट्री, उनकी अर्थव्यवस्था अच्छी है। इसमें बोला है डेवलपिंग कंट्री जिसकी अर्थव्यवस्था थोड़ी सी ठीक नहीं, अस्त व्यस्त है, जैसे कि इंडिया, ठीक है। तो इसमें बोला कि डेवलपिंग कंट्री जो हैं उनको कुछ ऐसे फाइनेंशियली कुछ प्रोवाइड किया जाए या उनके लिए प्रोजेक्ट वगैरह लाए जाए जिससे कि उनकी जो पॉवर्टी है, भूखमरी है, वो क्या हो, मिटे, ठीक है। तो इनका ये मेन जो वर्ल्ड बैंक है किस चीज के लिए आया था
कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं जो अर्थव्यवस्था से ठीक नहीं है उनको हेल्प प्रोवाइड की जाए फाइनेंशियली, ठीक है। अब हम इसका ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे अंडर द वर्ल्ड बैंक ग्रुप, जिसमें नंबर 1 है हमारा इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD, जो कि क्या करती है, लोन प्रोवाइड करती है जो भी मिडिल इनकम पर्सन होते हैं, लो इनकम कंट्रीज होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद हमारा इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, IDA, ठीक है। ये क्या करती है, जो भी लोन्स वगैरह होते हैं वो जो पुअरेस्ट कंट्री होती है, मतलब जिसके पास ज्यादा पैसा नहीं होता है, थोड़ी सी गरीब होती है, उसको क्या लोन्स वगैरह प्रोवाइड करवाने का काम करती है और उनकी हेल्थ, एजुकेशन, ये जो भी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वगैरह उन पर ध्यान देती है, इन सभी में उनको सहायता प्रोवाइड करेगी, ठीक है। थर्ड नंबर हम देखें तो IFC, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है। ये जो है प्राइवेट सेक्टर जो होते हैं उनके डेवलपमेंट में, मतलब वो ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट करे, ग्रोथ करे, उनके लिए सपोर्ट प्रोवाइड करवाती है। एंड ये जो है लोन प्रोवाइड करवाती है, इक्विटी वगैरह एंड एडवाइस वगैरह देती है प्राइवेट, जैसे कि उनको बताया जाता है कि आप यहाँ इन्वेस्टमेंट करो, आपको यहाँ अच्छा फायदा होगा, ठीक है। एंड उनको लोन्स वगैरह दिए जाते हैं जिससे कि वो और उसमें पैसा लगा के अपने प्राइवेट जो बिजनेस है उसको आगे बढ़ाएं, ग्रोथ हो उसकी, ठीक है। 4 नंबर हम देखें तो मेगा मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, ठीक है, जिसमें बोला गया ये जो है जो भी पॉलिटिकल रिस्क वगैरह रहते हैं इंश्योरेंस रिलेटेड, तो उनमें भी सहायता प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। एंड ये जो इन्वेस्टमेंट है डेवलपिंग कंट्रीज में उनको एनकरेज करेगी, जैसे कि डेवलपिंग कंट्रीज मैंने बात की थी इंडिया की, जो जिसकी अर्थव्यवस्था ज्यादा ठीक नहीं है, पुअर कंट्री है, ठीक है, तो उनको क्या करे, जो FDI है उनको प्रोवाइड करवाए, ठीक है। 5th नंबर हम देखें तो ICSID, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स, ठीक है। तो इसमें मतलब इन्वेस्टमेंट रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट्स हैं गवर्नमेंट या फॉरेन इन्वेस्टर के बीच में, उनको क्या क्या एक तरीके से सुलझाया जाए, जैसे कि यहाँ का कोई पर्सन है बाहर की कंट्री में अगर इन्वेस्टमेंट करता है तो इन चीजों पे ध्यान दिया जाए, ठीक है। तो मेनली हमने इसके 5 ऑर्गेनाइजेशंस देखे। इस टाइप का जो क्वेश्चन जो आता है इसमें भी हमारा मोस्टली मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है। अब हम इसके ऑब्जेक्टिव्स को देखेंगे, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वर्ल्ड बैंक, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स मेन जो आप ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके अच्छे से पढ़ लेना, जैसे कि हमारे WTO के हो गए, वर्ल्ड बैंक के हो गए, IMF वगैरह के हो गए, एंड हम आगे भी कल जैसे रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन में काफी सारे टॉपिक आएंगे, उनको भी ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ेंगे। तो ये जो ऑब्जेक्टिव्स है ना बहुत ही रिलेटेड है, कंफ्यूज करते हैं कि कौन सा आएगा, तो इनको ध्यान से पढ़ लेना कि कौन सा किसका ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन जरूर बनता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव हम इसका देखें तो प्रमोट इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। एंड सेकेंड है हमारा रिड्यूस ग्लोबल पॉवर्टी बाय सपोर्टिंग इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ठीक है। एंड थर्ड हम देखें तो फैसिलिटेट रिकंस्ट्रक्शन आफ्टर कंफ्लिक्ट और डिजास्टर, मतलब कि जो भी कुछ ऐसे अर्थक्वेक वगैरह आ जाता है तो उसको दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करना, ठीक है। फोर्थ है हमारा एड्रेस ग्लोबल चैलेंजेस लाइक क्लाइमेट चेंज, पैंडेमिक्स एंड फूड सिक्योरिटी, मतलब ये सारी चीजें अगर प्रॉब्लम आ जाए, मौसम बदल जाए, क्लाइमेटिक चेंज हो जाए, कोई भी पैंडेमिक जैसे कोविड-19 पैंडेमिक या फूड सिक्योरिटी, तो इन सबको क्या करें एक तरीके से चैलेंजली ले, ठीक है। अगर ऐसी कुछ प्रॉब्लम आती है मतलब इसमें भी हेल्प करे। अब हम इसके की इनिशिएटिव्स एंड प्रोग्राम्स को देखेंगे, ठीक है। जैसे हमारा 1 है नंबर 1 इंटरनेशनल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है, यानी कि SDGs, पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में आपने देखा हो, ठीक है, वही। नेक्स्ट है हमारा डेब्ट रिलीफ प्रोग्राम्स, जैसे कि हेविली इंडेप्टेड पुअर कंट्रीज, HIPC इनिशिएटिव, मतलब ये एक तरीके से एक्शंस लिए गए थे, ठीक है। एंड इसके बाद नेक्स्ट है हमारा ग्रीन बॉन्ड्स, ठीक है। जो मतलब प्रोजेक्ट वगैरह है वो 2 कंट्रीज के बीच में फ्रेंडली हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कोविड-19 रिस्पॉन्सेस, प्रोवाइडेड इमरजेंसी फाइनेंसिंग एंड वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन सपोर्ट, मतलब कि कहीं अगर बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत है, ठीक है, तो वहां पैसे प्रोवाइड किया जाए, अगर वैक्सीन की नीड है
तो उसमें अपना योगदान दे, मतलब पैसे वगैरह दे, जिससे वैक्सीन बन पाए और उसमें फाइनेंशियली सपोर्ट हो। तो मतलब एक तरीके से ये कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए थे किसके द्वारा, ठीक है, ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा, मतलब इनकी एक तरीके से वर्ल्ड बैंक ने हेल्प प्रोवाइड की थी इन सब चीजों में, ठीक है। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक को, यूएनसीटीएडी, ठीक है। तो यूएनसीटीएडी हम देखें, ये एक हमारा परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, यूनाइटेड नेशंस की, एस्टेब्लिश्ड हुई थी 1964 में। एंड इसका मेन ऑब्जेक्टिव अगर देखें तो मेन ऑब्जेक्टिव है जो डेवलपिंग कंट्रीज है, जो पुअर कंट्रीज हैं, उनमें क्या करना, डेवलपमेंट करना, ग्रोथ करना, ठीक है। किसके थ्रू, या फिर तो इंटरनेशनल ट्रेड हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो, या फिर उनमें इन्वेस्टमेंट किया जाए, ठीक है, मतलब फॉरेन कंट्री है, इंडिया में आके इन्वेस्ट करें, ठीक है, या फिर कोई फाइनेंसिंग हो, या फिर कोई टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो इन सब की मदद से क्या होगा, जो हमारी डेवलपिंग कंट्रीज है उसकी हेल्प होगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखें, द ऑर्गेनाइजेशन हेल्प शेप ग्लोबल पॉलिसी टू रिड्यूस पॉवर्टी एंड फोस्टर इंक्लूसिव ग्रोथ, मतलब जो भी भूखमरी है उसको मिटाया जाए, उसमें भी ये ऑर्गेनाइजेशन हेल्प करे, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर हम देखें तो इसका हेडक्वार्टर है मेनली लोकेटेड इन जिनेवा, स्विट्जरलैंड, ठीक है। एंड इसका की ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे, ठीक है, टू मैक्सिमाइज द ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर डेवलपिंग कंट्री, डेवलपिंग कंट्री जैसे पुअर कंट्री जो है, जैसे कि इंडिया, तो उसमें क्या करें, एक्सपोर्ट इंपोर्ट को बढ़ाया जाए या फिर इन्वेस्टमेंट किया जाए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करना, ठीक है। थर्ड पॉइंट है हमारा, जो भी दो कंट्रीज के बीच में कोई भी इश्यूज है या फिर कोई भी इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है, इसमें कोई डिस्प्यूट आता है, तो उसमें बराबर कोऑपरेशन रखना, जिससे कि कोई भी इश्यूज वगैरह ना आए, ठीक है। तो ये इसके की ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो ओवरऑल इतने टॉपिक्स हमारे कवर्ड हो गए, बाकी के टॉपिक्स जो हैं हम कल कवर करेंगे, जैसे कि रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, एफडीआई, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी एंड बिजनेस एनवायरनमेंट, सीएसआर, ठीक है। इन टॉपिक को हम कल कवर करते हैं। तो ये थी हमारी आज की, ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ही थे, इनको अच्छे से रीड कर लेना, ठीक है। बाकी अपन मिलते हैं कल की क्लास में। ओके, सो थैंक यू। Hello everyone, welcome to fill up form. My name is Mini Mittal, your faculty for paper 2 UGC NET Commerce. So good afternoon to all. चलिए स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। गुड आफ्टरनून अंकिता जी। तो कल हमने यूनिट 1 स्टार्ट की थी, इंटरनेशनल बिजनेस एंड बिजनेस एनवायरनमेंट, ठीक है, जिसमें हमने कुछ टॉपिक्स को पढ़ा था। तो आज बाकी के रिमेनिंग टॉपिक जो हैं, ठीक है, उनको रीड करेंगे, जैसे कि रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी और बिजनेस एनवायरनमेंट। आज इन चारों चैप्टर को डिटेल में, मतलब शॉर्ट में देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, ठीक है। रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन देखेंगे कि होता क्या है, ठीक है। जैसे कि एक तरीके से ये एग्रीमेंट है सभी कंट्रीज के बीच में, ठीक है। पीडीएफ आई थिंक सैटरडे को अपलोड होते हैं, सैटरडे को आपको सारे पीडीएफ अपलोड हो जाएंगे। एंड आपको एमसीक्यूज भी इस वीक सारे अपलोड कर दिए जाएंगे, ठीक है, ऐप पर। तो रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, ठीक है, ये सभी कंट्रीज के बीच में एक एग्रीमेंट है। किस चीज़ का एग्रीमेंट है?
दो कंट्री के बीच में जब ट्रेड हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, इंपोर्ट हो रहा है, तो जो भी बैरियर्स लगाए जा रहे थे कंट्रीज के बीच में, ठीक है, तो क्या कैसे जो बैरियर्स है उनको हटाया जाए, तो उसके लिए एक ये एग्रीमेंट है। जैसे कि मान के चलिए इंडिया और यूएसए, ठीक है, इंडिया यूएसए को कुछ एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करता है, ठीक है, तो होगा क्या, दोनों यूएसए और इंडिया के बीच में एक एग्रीमेंट बनेगा कि आप इन बैरियर्स को हटा दो, ठीक है, क्योंकि क्या पता कोई कंट्री इसको नकार जाए, तो इसलिए होगा क्या, एग्रीमेंट बनाया जाएगा, उसमें पूरा पूरा प्रूफ रहेगा, ठीक है। एंड देखिए इन्वेस्टमेंट के लिए भी, जो भी कंट्री के बीच में इन्वेस्टमेंट हो रहा है उसके लिए भी एग्रीमेंट बनाया जाता है, ठीक है। तो मतलब कि ओवरऑल इसका मेन ऑब्जेक्टिव देखें, रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का मेन जो गोल है वो क्या है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड म्यूचुअल बेनिफिट्स, यानी कि जो कंट्रीज के बीच में आपस में मेल मिलाप, अच्छे से कोऑपरेशन रखना जब ट्रेड हो रहा हो, ठीक है। ये नहीं कि कोई डिस्प्यूट चले, कोई डिस्प्यूट्स वगैरह चले, कोई लड़ाई वगैरह चले, ऐसा कुछ नहीं, कोऑपरेशन के साथ होना चाहिए, ठीक है। अब इसके हम लेवल्स देखेंगे, लेवल्स ऑफ रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, इसके 5 लेवल हैं, ये इंपॉर्टेंट है, मोर इम्पॉर्टेंट, हमारे एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आता है, ठीक है। मेन तो आपको एक तो इस टाइप का याद रखना है इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, जैसे कि नंबर 1 पे एफटीए, फ्री ट्रेड एरिया, नंबर 2 पे कस्टम यूनियन, नंबर 3 कॉमन मार्केट, नंबर 4 इकोनॉमिक यूनियन एंड नंबर 5 पॉलिटिकल यूनियन। तो आपको एक तरीके से इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे याद रखना है, 1 पे कौन सा आएगा, 2 पे कौन सा है, एक तो इस टाइप से क्वेश्चन आपका बनता है, ठीक है। बाकी इसके अंदर का कि ये होता क्या है, ठीक है। तो सबसे नंबर 1 लेवल जो हम देखेंगे, फ्री ट्रेड एरिया, एफटीए। तो इसमें होता क्या है, जो कंट्रीज हैं, मेंबर कंट्रीज, ठीक है, तो उनके बीच में जो ट्रेड हो रहा है, ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है, तो जो भी बैरियर्स वगैरह लग रहे हैं, कुछ भी टैक्सेस वगैरह लग रहे हैं, तो उनको हटाना, यानी कि ट्रेड को क्या कर दो, फ्री, एकदम फ्री कर दो, कोई भी चार्जेस वगैरह नहीं लगने चाहिए, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल इसका बोले तो क्या आएगा, नाफ्ता, यानी कि यूस्म का, मतलब कि नाफ्ता था पहले, लेकिन नाफ्ता रिप्लेस हो गया, यूस्म का आया हमारा, ठीक है। सेकेंड हम देखें कस्टम यूनियन, कस्टम यूनियन में हमारा फ्री ट्रेड एरिया आएगा यही, प्लस कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ फॉर नॉन मेंबर्स, मतलब कि जो मेंबर कंट्री नहीं हैं उनके लिए तो बैरियर्स, टैक्सेस वगैरह लगाए जाएंगे जब वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंगे, तो ठीक है। इसका एग्जांपल देखें तो मर्कोसुर, ये मर्कोसुर वर्ड याद रखना, हमारा कस्टम यूनियन में ये भी क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है। थर्ड हम देखें तो कॉमन मार्केट, कॉमन मार्केट में हमारा कस्टम यूनियन तो आएगा ही आएगा, ठीक है, प्लस फ्री मूवमेंट होगा किसका, गुड्स का, सर्विसेज का, कैपिटल का और लेबर का, मतलब मेन आप इतना इतना याद रख लेना, इससे क्वेश्चन कहीं बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखें तो ईस्ट अफ्रीकन कम्युनिटी, EAC। फोर हम देखें तो इकोनॉमिक यूनियन, इकोनॉमिक यूनियन में हमारा कॉमन मार्केट तो आएगा, प्लस कोऑर्डिनेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज, यानी कि जो भी रूल्स रेगुलेशन पॉलिसीज वगैरह जो होती हैं उनमें क्या रहे, एक तरीके से कोऑर्डिनेशन रहे, ये नहीं कि कोई पॉलिसी फॉलो करने से मना कर रहा है, आपस में क्या रहना चाहिए, कोऑर्डिनेशन रहना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल हम इसका देखें तो यूरोपियन यूनियन, आप इसके एग्जाम्पल्स भी याद रखना, ठीक है, पूछ लिए जाए कि कौन सा एग्जाम्पल किस में क्या, ठीक है। फिफ्थ हम देखें पॉलिटिकल यूनियन, पॉलिटिकल यूनियन में हमारा इकोनॉमिक यूनियन आएगा, प्लस इंटीग्रेशन आएगा किसका, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन का, यानी कि जो भी गवर्नमेंट रिलेटेड जो होते हैं उनको आपस में एक तरीके से जुड़ा, ठीक है, अलग अलग कंट्रीज का। जैसे कि इसमें हम एग्जांपल देखें तो यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है, तो अब हम आते हैं रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, ठीक है, नंबर वाइज इसको रीड करते हैं। जैसे कि नंबर 1 हमारा आएगा यूरोपियन यूनियन, ठीक है, यूरोपियन यूनियन इज अ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक यूनियन ऑफ 27 यूरोपियन कंट्रीज, ठीक है, मेन आपको 27 यूरोपियन कंट्रीज होती है ये पता होना चाहिए, ठीक है। इट वॉज एस्टेब्लिश टू प्रमोट पीस, स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी इन यूरोप, ये एस्टेब्लिशमेंट हुई थी यूरोपियन यूनियन की, क्यों हुई थी, शांति के लिए, पीस, स्टेबिलिटी, एक स्थिरता बनी रहे, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, यूरोप में मतलब एक तरीके से शांति का माहौल रहे, ठीक है, इसलिए यूरोपियन यूनियन आया। एंड हम देखें ऑरिजिनेटेड फ्रॉम यूरोपियन कॉयल एंड स्टील कम्युनिटी ECSC इन द 1951,
अगर इसका हम ऑरिजिनेशन देखें, ठीक है, ऑरिजिनेट ये कैसे हुआ, कैसे आया, तो ये यूरोपियन कॉइल एंड स्टील कम्युनिटी है, उससे आया कहाँ, 1951 में, एंड ट्रीटी ऑफ रोम इन 1957 में, ठीक है। फिर इसकी एस्टेब्लिशमेंट, फिर इसको एस्टेब्लिश कर दिया गया था, विच एस्टेब्लिश्ड दी यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, ठीक है। एंड फॉर्मली इसको बनाया कब गया, मेन फॉर्मली इसको 1993 में बनाया गया था मास्ट्रिक्ट ट्रीटी के द्वारा, ठीक है। तो फॉर्मली हम देखें, द यूरोपियन यूनियन मेनली एस्टेब्लिश्ड इन 1993 बाय मास्ट्रिक्ट ट्रीटी, ठीक है, ये याद रखना। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स देखें, ऑब्जेक्टिव्स जैसे कि मैंने कल भी बताया था, कल भी जो हमने पढ़े थे और भी चैप्टर्स के, जैसे कि IMF, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो भी चैप्टर पढ़े थे, जैसे वर्ल्ड बैंक, आज भी जो पढ़ेंगे, तो इन सारों के जो ऑब्जेक्टिव्स वगैरह है ना, ऑब्जेक्टिव्स अच्छे से लर्न कर लेना, क्योंकि सारे ऐसे सेम लगते हैं और ऑब्जेक्टिव्स आते हैं पेपर में, ठीक है। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स हम देखें, नंबर 1 है हमारा प्रमोट पीस एंड वेलबींग ऑफ इट्स सिटीजन, यानी कि जो यूरोप के जो सिटीजन्स हैं, वहाँ पे लोग रह रहे हैं, उनके बीच क्या हो, एक शांति बनी रहे, ठीक है। इंश्योर फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स सर्विसेज कैपिटल एंड पीपल, यानी कि फ्री मूवमेंट हो, कोई भी चार्जेस, कोई भी टैक्सेस, रेस्ट्रिक्शंस ना लगे जब गुड्स सर्विसेज कैपिटल पीपल पर, ठीक है। एस्टेब्लिश ए कॉमन करेंसी, ठीक है, यानी कि इसकी करेंसी क्या है, यूरो। डेवलप ए सिंगल मार्केट एंड फॉस्टर इकोनॉमिक, सोशल एंड टेरिटोरियल कोहेशन, ठीक है, यानी कि एक मतलब पर्टिकुलर वहाँ पे मार्केट हो यूरोप में, ठीक है। प्रमोट एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड सोशल जस्टिस, ठीक है। लास्ट देखे तो एडवोकेट फॉर ग्लोबल ह्यूमन राइट्स एंड डेमोक्रेसी, ठीक है, यानी कि सब अपने अपने राइट्स के लिए बोले जो यूरोप के लोग हैं। तो ये सब ओवरऑल किसके लिए बात की गई है, यूरोप के लिए बात की गई है, मेन जो इसके ऑब्जेक्टिव है वो यूरोप के लिए हैं, ठीक है। तो यूरोपियन यूनियन हमने देख लिया, इसमें डेट्स मेन याद रखना कि कब आया था, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे नाफ्ता, ठीक है। नाफ्ता वाज ए ट्रेड एग्रीमेंट साइन इन 1992, साइन ये किया गया था 1992 में, किसके द्वारा, यूनाइटेड स्टेट, कनाडा एंड मैक्सिको, ठीक है। ये तो बहुत बार क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है कि किसके द्वारा ये आया था, तो याद रखना यूनाइटेड स्टेट के द्वारा, कनाडा के द्वारा और मैक्सिको के द्वारा। साइन तो ये 1992 में हुआ था, बट ये इफेक्ट कब हुआ था, एस्टेब्लिशमेंट इसकी कब हुई थी, 1994 में, जनवरी 1, 1994। एंड इसका हम एम देखें तो इसका एम क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था, एमिंग टू एलिमिनेट ट्रेड बैरियर्स एंड इंक्रीज इकोनॉमिक कॉपरेशन अमंग दी 3 नेशंस, यानी कि ये 3 नेशंस हैं हमारे, यूनाइटेड स्टेट, कनाडा एंड मैक्सिको। तो इनके बीच में क्या हटाना, जो भी बैरियर्स, टैक्सेस वगैरह लग रहे हैं जब ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, तो सारे बैरियर्स को हटा देना पूरी तरह से, और इनके बीच में एक मेल मिलाप, कॉपरेशन, कोऑर्डिनेशन बढ़े, ठीक है। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स को देखेंगे, ठीक है। नंबर 1 है प्रमोट फ्री ट्रेड, यानी कि फ्री ट्रेड कर देना, कोई भी टैक्सेस नहीं लगे जब वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हो, ठीक है। एनहांस इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, जो भी ये तीनों जो कंट्री थी इनके बीच में क्या एक जुड़ावरे इंटीग्रेशन, यानी कि जुड़ावरे कॉपरेशन रहे, ठीक है। प्रोटेक्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है, मतलब कि जो ये जो 3 कंट्री थी हमारे, US, कनाडा, मैक्सिको, तो मतलब जो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स अगर कुछ ऐसे लग रहे हो तो उनसे वो तीनों जो कंट्रीज हैं मेंबर वो बचें, ठीक है। इन्वायरमेंटल एंड लेबर स्टैंडर्ड्स, ठीक है, एंड ये भी हमारा एक तरीके से राइट्स है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ऑन September 30, 2018 द US एंड कनाडा एग्री टू डील टू रिप्लेस नाफ्ता, मतलब कि सबसे पहले तो नाफ्ता को हमने देखा, ठीक है। फिर हुआ क्या, September 30, 2018 में US और कनाडा ने डील किया नाफ्ता को हटाने का, ठीक है, नाफ्ता को हटाने का। देन दैट मीन इसकी जगह क्या आया, यूस्म का, ठीक है, यूस्म का यानी कि यूनाइटेड स्टेट मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट, ठीक है। तो हमारा नाफ्ता रिप्लेस हो क्या आया, नाफ्ता की जगह क्या आया, यूस्म का, ठीक है। इन ए जॉइंट प्रेस रिलीज फ्रॉम द US एंड कनाडा ट्रेड ऑफिसेस रिप्रेजेंटेटिव सेड द फॉलोइंग, ठीक है।
द यूएस मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट यानी कि यूएसएम का एंटर्ड इनटू फोर्स ऑन 1 जुलाई 2020 रिप्लेसिंग द नाफ्ता। ठीक है, तो ओवरऑल हम देखें ये पूरा ये जो है नाफ्ता को रिप्लेस किया गया, नाफ्ता को रिप्लेस होके हमारा यूएसएम का आया। ठीक है, डील तो हुई थी सितंबर 30, 2018 में, मतलब यूनाइटेड स्टेट कनाडा ने दोनों में आपस में डील की कि इसको हटाते हैं। ठीक है, फिर हुआ क्या था, एक एग्रीमेंट बनाया गया यूएसएम का। ठीक है, फिर इसके बाद हम देखें तो यूएसएम का आया कब था हमारा, जुलाई 1, 2020 में। किसको रिप्लेस किया, नाफ्ता को। तो ये डेट्स जो हैं मेनली इनको याद रख लेना। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे नाफ्ता के बाद एशियन। ठीक है, इसका फुल फॉर्म देखें तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है, एंड इसकी एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, 8 अगस्त 1967। इसके फाउंडिंग मेंबर्स देखें, ये अच्छे से याद रख लेना। ठीक है, आते हैं फाउंडिंग मेंबर्स हैं इसके इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। ठीक है, ये बैंकॉक डिक्लेयर मतलब थाईलैंड, वही याद रख लेना। ठीक है, तो इसके ये फाउंडिंग मेंबर्स हैं एशियन के। एंड अब इसके करंट मेंबर हम देखें तो करंट मेंबर अब इसकी 10 कंट्रीज हो चुकी हैं। ठीक है, ब्रुनोई, कैम्बोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम। ठीक है, तो फाउंडिंग मेंबर्स पहले कितने थे आप देख सके तो 5 कंट्रीज थी। एंड अब करेंटली हम देखें डेटा तो हमारी 10 कंट्रीज जिसकी मेंबर हैं एशियन की। ठीक है, एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जकार्ता, इंडोनेशिया में। एंड इसका विजन हम देखें, मेन जो मोटो होता है ना, एक अपना एम बना लेना, तो इसका जो मेन मोटो, मेन जो एम था वो क्या था, 1 विजन 1 आइडेंटिटी 1 कम्युनिटी। ठीक है, तो ये मोस्टली इसमें से एक भी वर्ड ऐसा नहीं है कि इम्पोर्टेंट ना हो, सारे ही इम्पोर्टेंट हैं, तो रीड आउट कर लेना। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स देखें तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एशियन। ठीक है, एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चरल डेवलपमेंट इन द रीजन, मतलब कि जो भी ग्रोथ वगैरह है उसको बढ़ावा देना, एक्सेलरेट करना। ठीक है, सोशली उसको बढ़ावा देना, कल्चरली उसका डेवलपमेंट हो, ये नहीं कि लोग मतलब कास्ट रिलेटेड ये सब चीज़ों से भेदभाव करें। ठीक है, प्रमोट रीजनल पीस, स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी। ठीक है, पीस हम देख रहे हैं इसमें भी आ रहा है हमारा। ठीक है, एंड इससे पिछले में भी देखा था हमारा पीस प्रमोट किया गया था। ठीक है, यानी कि इसमें भी शांति होनी चाहिए, इसका मेन उद्देश्य था शांति लाना। ठीक है, फोस्टर कोलैबोरेशन एंड म्यूचुअल असिस्टेंस ऑफ मैटर ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, सबके बीच में क्या करना है, एक तरीके से कोलैबोरेट करना, कोऑर्डिनेशन करना। ठीक है, प्रमोट एक्टिव कोलैबोरेशन इन इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, टेक्निकल एंड साइंटिफिक फील्ड। ठीक है, सबको मतलब एक्टिवली कोलैबोरेट, कोऑर्डिनेट, इंटीग्रेशन करना, सबको आपस में जोड़ना। ठीक है, ये सारी चीज़ें। मेंटेन क्लोज एंड बेनिफिशियल कोऑपरेशन विद इंटरनेशनल एंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सबके बीच में एक कोऑर्डिनेशन मेंटेन करके रखना। ठीक है, मतलब कि कुछ डिस्प्यूट्स, कुछ लड़ाई झगड़ा वगैरह नहीं हो, सारे आपस में मिलजुल कर रहे। तो ओवरऑल इन सब का एक ही ऑब्जेक्टिव हमें देखने को मिला कि सबके बीच में कोऑर्डिनेशन रहे। ठीक है, सब मिलजुल के जो भी एक्सपोर्टिंग इम्पोर्टिंग वगैरह हो वो मिलजुल के करें। ठीक है, कोई भी डिस्प्यूट्स वगैरह नहीं आए। अब हम देखेंगे नेक्स्ट सार्क को। ठीक है, सार्क इज ए रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, सबसे पहले तो ये याद रखना। ठीक है, इंटर गवर्नमेंटल है। ठीक है, एस्टेब्लिश टू प्रमोट इकोनॉमिक एंड रीजनल इंटीग्रेशन इन साउथ एशिया। ठीक है, साउथ एशिया में इसको प्रमोट किया गया था। एंड ये फाउंडेड कब हुआ था, इसके एस्टेब्लिशमेंट हम देखें तो इट वाज फाउंडेड ऑन 8 दिसंबर 1985 इन ढाका, बांग्लादेश। ठीक है, कब हुआ था, 8 दिसंबर 1985 में, और कहाँ पे, ढाका, बांग्लादेश में। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है, काठमांडू, नेपाल में। ठीक है, मेंबर कंट्री जिसकी देखे, मेंबर कंट्री जिसकी अच्छे से याद रख लेना। ठीक है, अफगानिस्तान हम देखें तो अफगानिस्तान ने बाद में ज्वाइन किया था 2007 में। ठीक है, सबसे पहले हमारी मेंबर कंट्रीज कौन सी थी, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। ठीक है, अब अफगानिस्तान तो हमारा बात पहले थी हमारी 7 कंट्रीज। ठीक है, 7 इसकी मेंबर कंट्रीज थी, बट अफगानिस्तान ने इसको 2007 में ज्वाइन किया था। ठीक है, अब इसके ऑब्जेक्टिव्स हम देखें
तो ऑब्जेक्टिव्स है जैसे नंबर 1, प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ साउथ एशिया, यानी कि जो साउथ एशिया के लोग हैं उनका रहन सहन पालन पोषण करना, ठीक है। सेकंड है एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चर डेवलपमेंट, ये हमने देखा था, ठीक है। स्ट्रेंथन कलेक्टिव सेल्फ रिलायंस अमंग मेंबर कंट्रीज, यानी कि जो भी आपने अभी 8 जो मेंबर कंट्रीज देखी उनके बीच में सेल्फ रिलायंस को बढ़ावा देना, यानी कि सिक्योरिटी सेफ्टी वगैरह, ठीक है। फोरम देखे प्रमोट एक्टिव कोलैबोरेशन इन इकोनॉमिक सोशल कल्चरल एंड साइंटिफिक फील्ड, यानी कि सबको एक्टिवली क्या करना, आपस में जो भी मेंबर कंट्रीज थी इंटीग्रेशन करना, जुड़ाव रखना इकोनॉमिकली, सोशली और कल्चरली, ठीक है। फिफ्थ है हमारा इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड मेंटेन पीस इन द रीजन, मतलब कि जो वहाँ का जो मेंबर कंट्रीज है तो उनके जो लोग रह रहे हैं उनकी क्वालिटी को क्या करना, इम्प्रूव करना, उनका रहन सहन जो है सही करना। फर्स्ट पॉइंट भी हमने देखा था, प्रमोट सबसे पहले क्या करना है, वेलफेयर साउथ एशिया के लोगों का, मतलब वहाँ का पालन पोषण अच्छा करना एक तरीके से, ठीक है, और वहाँ पे शांति प्रदान करना, यानी कि मेंटेन पीस। प्रिंसिपल्स हम इसके देखें, ठीक है। प्रिंसिपल्स है नंबर 1, सोवर्ग इन इक्वालिटी ऑफ ऑल मेंबर स्टेट, यानी कि सब जो मेंबर कंट्रीज हमने अभी देखी थी 8 मेंबर कंट्रीज, इनके बीच में क्या करना है, इक्वालिटी, ये नहीं कि वहाँ पे कोई भेदभाव है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर्स अफेयर, मतलब कोई एक दूसरे के जैसे इंटरफेरेंस वगैरह ना करे, टांग वगैरह ना अड़ाए, मतलब सब अपना अपना अलग करें, ठीक है। कोऑपरेशन बेस्ड ऑन म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग, कोऑपरेशन रहे मतलब सब एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, मान सम्मान दें, एक दूसरे को समझें, ठीक है। फोर्थ है हमारा डिसीजंस मेड थ्रू कंसेंसस, ठीक है, डिसीजन ले थोड़ा सबकी सहमति से ले, ये नहीं कि अकेले अकेले ही डिसीजन ले ले, ठीक है। तो ओवरऑल इसके भी हम देखें तो उद्देश्य क्या निकल के आ रहा था, मतलब जो मेंबर कंट्रीज हैं या साउथ एशिया के जो लोग हैं सब आपस में एक तरीके से मिलजुल के रहें, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, ठीक है, वहाँ पे कोई लड़ाई वगैरह ना हो, ये सब चीज़ें हैं इसमें। तो ओवरऑल इससे क्वेश्चन आता भी है, तो मेन इसका ऑब्जेक्टिव समझ में आया तो कैसा भी क्वेश्चन आया है आप कराओगे, ठीक है। अब हम देखें साप्ता, ठीक है, साप्ता की फुल फॉर्म है सार्क प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग अरेंजमेंट्स, ठीक है। ये हमारा एक रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट है मेंबर कंट्रीज के बीच में, ठीक है, ऑफ सार्क, जो हमने अभी सार्क में देखे मेंबर कंट्रीज जो थी हमारी 8 उनके बीच में ये एक एग्रीमेंट है, ठीक है, कि कोऑपरेशन करना सब आपस में। इट वाज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स इकोनॉमिक कोऑपरेशन इन साउथ एशिया, मतलब सबसे पहला स्टेप लिया गया था कि जो साउथ एशिया के लोग हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन आए, कोऑपरेशन आए, ठीक है। अब इसके कुछ की फीचर्स हम देखें, इसकी एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, साइन किया गया था ये अप्रैल 11, 1993 में, ठीक है। हम साप्ता को पढ़ रहे हैं, साप्ता की साइन कब किया गया था, अप्रैल 11, 1993 में, एंड ये इफेक्ट कब हुआ था, 7 दिसंबर 1995 को। मेन इसका ऑब्जेक्टिव देखें तो क्या है, टू प्रमोट एंड सस्टेन म्यूचुअल ट्रेड एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन अमंग सार्क कंट्री, यानी कि जो सार्क जो 8 जो कंट्रीज थी उनके बीच में क्या करना, कोऑपरेशन लाना, सारी चीज़ें मेंटेन करना एक तरीके से, ठीक है। वहाँ की जो अर्थव्यवस्था वगैरह है आपस में एक दूसरे को समझें, ठीक है, और वहाँ पे जो ट्रेड हो तो म्यूचुअली एक तरीके से सबकी सहमति से हो। इसके बाद हम देखेंगे साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया, साप्ता को, ठीक। ये था हमारा साप्ता, एंड इसके बाद हम पढ़ रहे हैं साप्ता, ठीक है। साप्ता की फुल फॉर्म देखें, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया, ठीक है। ये हमारा एक ट्रेड एग्रीमेंट है अमंग दी सार्क मेंबर कंट्री जो हैं उनके बीच में, यानी कि जो मेनली इसका मतलब ये बोला गया है, साप्ता जो है जैसे हमने सार्क पढ़ा था, जो हमारी इसमें 8 मेंबर कंट्री जो थी, जब 8 मेंबर कंट्रीज के बीच में कुछ भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होगा ना, अगर कुछ ऐसे रेस्ट्रिक्शन लगते हैं, कुछ भी बैरियर्स लगते हैं, टैक्सेस लगते हैं, तो उनको क्या करना, हटा देना पूरी तरह से, इसलिए हमारा साप्ता आया, ठीक है। इसका इंट्रोडक्शन हम देखें, साइन किया गया था 6 जनवरी 2004 में, एंड इफेक्ट हुआ था ये 1 जनवरी 2006 को, तो दोनों डेट्स अलग अलग याद रखनी है, ठीक है।
ऑब्जेक्टिव इसका देखें तो ऑब्जेक्टिव है इसका टू प्रमोट एंड सस्टेन म्यूचुअल ट्रेड एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन बाय एलिमिनेटिंग ट्रेड बैरियर्स। तो साप्ता में हमारा एक मेन चीज़ है कि मतलब जो भी बैरियर्स हैं, टैक्सेस हैं, जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रही हो मेंबर कंट्रीज के बीच में, तो उनको हटा देना। मतलब कि जैसे कि दो कंट्रीज के बीच में कुछ भी ट्रेड हो रहा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है, तो दोनों आपस में एक तरीके से कॉपरेशन रखें, ठीक है, दोनों की आपस में सहमति रहे कि हम ये बैरियर्स को हटा देते हैं एंड अपनी कंट्री में माल को आने देते हैं। तो इस तरीके से, ठीक है। मेंबर्स हम देखें, जैसे अभी देखे तो वही रिपीट है हमारे, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान है, श्रीलंका, ठीक है। तो ये था ओवरऑल हमारा रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, ठीक है। अगर इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम आई हो तो पूछ सकते हो, ओके। अब हम पढ़ेंगे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को, ठीक है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मीन्स द इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड बाय ए फर्म और इंडिविजुअल ऑफ एनी कंट्री इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में क्या करना, इन्वेस्टमेंट करना बिजनेस के लिए। अब मेनली इसके हम टाइप्स देखते हैं, ठीक है। टाइप से जैसे नंबर 1 है हमारा ग्रीनफील्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब है कोई भी बिजनेस जो है स्टार्ट करना, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल कोको कोला कंपनी यूएस कंपनी है, इसने इंडिया में बिजनेस अपना ओपन किया था, तो बिल्कुल जीरो से स्क्रैच से स्टार्ट किया था, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे ब्राउनफील्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि ये इट इज द इन्वेस्टमेंट इन एग्जिटिंग प्रोडक्शन अरेंजमेंट बाय ए फॉरेन फर्म। मतलब कि पुरानी ही जो फॉरेन कंट्री के द्वारा। एंड हम इसका एग्जांपल देखें, जैसे कि एयर मलेशिया, ए मलेशियन कंपनी इन्वेस्ट कर रही है एयर इंडिया में, ठीक है। यानी कि ये जो है हमारी फॉरेन कंपनी है, ये इन्वेस्टिंग कर रही है कहाँ पे, इंडिया में, ओके। नाउ थर्ड नंबर हम देखेंगे हॉरिजॉन्टल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। मतलब कि सेम बिजनेस में इन्वेस्ट करना लेकिन डिफरेंट कंट्री में, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल स्टारबक्स, ये एक यूएस कॉफ़ी कंपनी है, इन्वेस्ट कर रही है कॉफ़ी बिजनेस इन इंडिया। मतलब कि ओवरऑल देखें तो स्टारबक्स एक ब्रांड है, ये इन्वेस्ट कर रही है नॉर्मल से कॉफ़ी बिजनेस में इंडिया में, ठीक है। फोर्थ नंबर हम देखेंगे वर्टिकल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये एक तरीके से सप्लाई चेन होती है इन्वेस्टमेंट करने के अलग अलग लेवल पर। जैसे कि एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, एग्जांपल है हमारा मैकडोनल्ड्स कुड परचेज ए लार्ज स्केल फार्म इन द यूएस टू प्रोड्यूस मीट फॉर देयर रेस्टोरेंट। मतलब कि मैकडोनल्ड मोस्टली देखे तो बनाता क्या है, बर्गर, ये सब चीज़ें, ठीक है। देन उसने क्या किया, इसको एक्सपेंड कर लिया, मतलब मैकडोनल्ड ने अपनी फर्म को और आगे लेता गया, वो मीट भी प्रोड्यूस करने लगा, ठीक है। एंड हम वर्टिकल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट देखें तो ये फॉरवर्ड भी हो सकता है, बैकवर्ड भी हो सकता है। जैसे कि फॉरवर्ड, ठीक है, फॉरवर्ड में यानी कि एक तरीके से फॉरवर्डली इसमें सप्लाई चेन हमारी चलेगी बिजनेसेस की। जैसे कि एग्जांपल एप्पल स्टोर जो है, ये हमारा यूएस में बेस्ड है, ठीक है। इसने मतलब पहले तो एक तरीके से बड़ा स्टोर था एप्पल का, लेकिन इसने क्या किया, इंडिया में आके अलग अलग रिटेल शॉप्स अलग अलग जगह पर लोकेशन पर खोल दिए, ठीक है। बैकवर्ड देखें, ठीक है, बैकवर्ड इंटीग्रेशन, इसमें बैकवर्ड सप्लाई चेन चलेगी बिजनेस की। जैसे कि वालमार्ट, ठीक है, एक ये रिटेल चेन थी, इसने क्या किया, होलसेल में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। फॉरवर्ड में जैसे कि हमने देखा, फॉरवर्ड में क्या हो रहा था, बिजनेसेस जो हैं होलसेल से रिटेल में कन्वर्ट हो रहे थे, एंड बैकवर्ड में कैसे कन्वर्ट हो रहे हैं, रिटेल से होलसेल से रिटेल में, ठीक है। इसके बाद फिफ्थ नंबर है हमारा इनवर्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। मतलब कि इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट करना। जैसे कि हमारे इंडिया में गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो कोको कोला का बिजनेस ओपन करना, इन्वायरमेंट अच्छा है उस अकॉर्डिंग, ठीक है। साफ था, फिर से रिपीट, ओके। ये हमारा साप्ताह। साप्ताह में जैसे कि मेनली हमने क्या देखा,
जो हमारी ये मेंबर कंट्री जो हैं अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका, तो इन कंट्रीज के बीच में जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो तो इनके बीच में कोऑर्डिनेशन रहे, ठीक है, मतलब जो भी बैरियर्स है उनको रिमूव कर दिया जाए। तो नेक्स्ट हम देख रहे थे इनवर्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब कि इन्वेस्टमेंट इस तरीके से करना कि वहाँ का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा, इन्वायरमेंट के हिसाब से, जैसे कि विंटर ले लो, विंटर में सर्दी ज़्यादा होती है, ठीक है, तो बिजनेसेस किस चीज़ का करना चाहिए, जैसे कि स्वेटर्स वगैरह, ठीक है। एंड आउट नेक्स्ट हम देखेंगे आउटवर्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब कि वहाँ का इन्वायरमेंट अच्छा ना हो, उस हिसाब से बिजनेस किया जाएगा। जैसे कि एग्जांपल है इन्फोसिस, ये एक इंडियन कंपनी है, इन्वेस्ट कर रही है गूगल यूएस कंपनी में, ठीक है। 7 हम देखेंगे कॉन्ग्लोमेरेट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, मतलब कि दो अनरिलेटेड इंडस्ट्री हो, मतलब कि उसको वो काम आता नहीं है फिर भी वो बिजनेस ओपन कर रहा है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल एसीसी एक सीमेंट कंपनी है, वो किस चीज़ का बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा है, इंश्योरेंस कंपनी का, मतलब कि सीमेंट का बिजनेस था एंड वो इंश्योरेंस कंपनी ओपन कर रहा है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। तो एक तरीके से दो अनरिलेटेड बिजनेसेस। अब देखेंगे हम फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ठीक है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जिसको एफपीआई भी बोला जाता है, मतलब कि फाइनेंशियल असेट्स में इन्वेस्टमेंट करना, ठीक है। जैसे कि फाइनेंशियल असेट्स कौन सी होगी, शेयर्स, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड एंड बॉन्ड्स, ठीक है। बस ये नॉलेज के लिए पता होना चाहिए, इतना आएगा नहीं। अब मेनली ये टॉपिक जो है हमारे इसके पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, पॉइंट्स इसके याद कर लेना। जैसे नंबर 1 है हमारा कॉस्ट ऑफ एफडीआई टू होस्ट कंट्री, इसमें नंबर 1 है कल्चरल एंड पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, ठीक है। इसके बाद अनहेल्दी कंपटीशन टू डोमेस्टिक प्लेयर्स, एंड इसके बाद थ्रेट टू इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी, थ्रेट टू लोकल प्रोडक्ट, ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ लोकल रिसोर्सेज, ठीक है। इसकी डिटेल जैसे मैंने पिछले लेक्चर में कराई हुई है तो उसमें देख लेना। एंड बेनिफिट्स ऑफ एफडीआई टू होस्ट कंट्री देखें तो ये हैं हमारे, एंड कॉस्ट ऑफ एफडीआई टू होम कंट्री देखें तो ये, यानी कि होस्ट कंट्री के लिए अलग है और होम कंट्री के लिए अलग है। इनकी डिटेल हमने अच्छे से पिछले जो लेक्चर्स हैं उनमें की थी, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम देखेंगे फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को। ऑन अप्रैल 1 इंडिया वॉज टू अनवील द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2021 टू 26, ठीक है। लेकिन हुआ क्या था, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ये चलती है पूरे 5 साल के लिए चलती है, ठीक है। लेकिन कोविड-19 आया तो इससे पूरी साइकिल जो थी बिगड़ गई, ठीक है। मतलब हुआ क्या था, इसके जो एंड ऑफ पीरियड होता है वो 31 मार्च होता है, ठीक है। लेकिन कोविड-19 के आने से पूरी साइकिल जो है ब्रेक हो गई, तो इसलिए इसको क्या किया गया, गवर्नमेंट ने 6 मंथ के लिए एक्सटेंड कर दिया, मतलब कि होनी थी मार्च 31 को, इसको एक्सटेंड कहाँ तक कर दिया, सितंबर 30 तक, ठीक है। तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ओवरऑल होता क्या है, ठीक है, ये एक गाइडलाइंस है जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, मतलब कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट जब कंट्रीज के बीच में हो रहा है कुछ ना कुछ तो गाइडलाइंस रूल्स रहने चाहिए, वरना लोग अपनी मर्जी से ही कुछ भी करने लगेंगे, कुछ भी रूल्स बना लेंगे, कुछ भी रेगुलेशन, क्या टैक्सेस लगाएं पता नहीं। तो इसलिए फॉरेन ट्रेड जो है हमारा, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी सिर्फ इसलिए आई कि रूल्स और रेगुलेशन सेट किए जाएं जब एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट हो रहा हो दो कंट्रीज के बीच में, ठीक है। एंड ये एस्टेब्लिश्ड किया गया था डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, ये अच्छे से याद रख लेना, ठीक है, पूछा गया है, डीजीएफटी के द्वारा इसको एस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। द गवर्निंग बॉडी फॉर द प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, एंड ये किसके अंडर आया था फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है, इसको भी याद रख लेना। एंड ये नोटिफाई होता है हमारा 5 साल के लिए, जैसे कि भी बताया था, ओके। एंड इसका एंड पीरियड होता है 31 मार्च, ठीक है, इफेक्ट होता है अप्रैल 1 से। जैसे कि हम प्रीवियस देखें कोविड-19 की वजह से जो साइकिल ब्रेक हुई थी ओनली जब के लिए वो 6 महीने के लिए एक्सटेंड किया गया था 30 सितंबर, अदरवाइज देखें तो इसका स्टार्टिंग पीरियड अप्रैल 1 होता है, एंडिंग पीरियड इसका 31 मार्च होता है, ठीक है। एंड हम FTP 2023 देखें तो इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा पास किया गया था मार्च 31 2023, वही
साइकिल फिर से जैसे थी वैसे चलने लगी थी, यानी कि 1 अप्रैल 2023। ठीक है, मेन इसका एम क्या है, द पॉलिसी एम्स टू बूस्ट इंडिया एक्सपोर्ट टू $2 ट्रिलियन बाई 2030, यानी कि इंडिया ने एक तरीके से टारगेट बनाया कि हमें एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करना है 2030 तक। कितना टारगेट बनाया, $2 ट्रिलियन। तो ये जो मेन है इनको लर्न कर लेना। ठीक है, अब इसके हम टाउन्स देखें एक्सपोर्ट एक्सीलेंस के। ठीक है, तो इसके हमारे 4 नाम हैं, फरीदाबाद, मिर्ज़ापुर, मुरादाबाद एंड वाराणसी। ठीक है, बाद में इसके कुछ और ऐड किए गए थे, 39 और ऐड कर दिए गए थे। तो मेन आपको इसमें 4 याद रखने हैं, 4 पूछे जाएंगे, फरीदाबाद, मिर्ज़ापुर, मुरादाबाद एंड वाराणसी। तो मेन जो आपको सर्किल किए हैं ये पॉइंटों को आप याद रख लेना। ठीक है, अब इसके की अप्रोचेस हम देखें तो की अप्रोचेस हमारे ये 4 हैं। नंबर 1 इंसेंटिव टू रेमिशन, तो आपके ये भी पूछा गया है क्वेश्चन। ये जो की हमारे अप्रोचेस हैं स्टेटमेंट में पूछा गया था, लाइक आपको दे दिए गए थे, इनमें से करेक्ट बताओ कौन से हमारे 4 पिलर्स हैं फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के। ठीक है, तो इन चारों को अच्छे से याद कर लेना। एंड इसके बाद हम देखें तो ये किस पे बेस्ड होता है, ट्रस्ट और पार्टनरशिप पे एक्सपोर्टर के साथ। ऑब्वियसली बात है, इसमें बढ़ावा किसको दे रहे हैं, एक्सपोर्ट को दे रहे हैं। ठीक है, तो एक्सपोर्ट को बढ़ावा दे रहे हैं, तो जब एक्सपोर्टिंग होगी 2 कंट्रीज के बीच में ट्रस्ट तो रहना चाहिए ना, पार्टनरशिप भी रहनी चाहिए। बिना विश्वास के एक्सपोर्ट कैसे हो सकता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट हम देखें स्कॉमेट। स्कॉमेट की फुल फॉर्म याद कर लेना। ठीक है, स्पेशल केमिकल्स ऑर्गेनिजम्स मटेरियल्स इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजीज। ठीक है, ये भी मोर इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इंडियाज ओवरऑल एक्सपोर्ट इंक्लूडिंग सर्विसेज एंड मर्केंडाइज एक्सपोर्ट हैज ऑलरेडी क्रॉस $750 बिलियन। अगर हम इंडिया का ओवरऑल एक्सपोर्ट अगर हम देखें, ठीक है, सर्विसेज भी जिसमें इंक्लूडेड है, हमारे गुड्स और सर्विसेज को दोनों को एक्सपोर्ट किया जा रहा है, तो इंडिया ने ओवरऑल $750 बिलियन क्रॉस तो कर लिए हैं। एंड वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उन्हें $760 बिलियन भी इस साल क्रॉस करने हैं। ठीक है, उन्हें एक तरीके से टारगेट सेट किया है। वेरियस एस्टिमेट देखें इसका, सजेस्ट ई कॉमर्स एक्सपोर्ट पोटेंशियल इन द रेंज ऑफ $200 to $300 बिलियन बाई 2030, यानी कि ई कॉमर्स यानी कि ऑनलाइन बिजनेसेस जो होते हैं उनको बढ़ावा देना। तो उन्होंने एक टारगेट रेंज डिसाइड की है कि 2030 तक हमें $200 to $300 बिलियन इंक्रीज करने हैं। ठीक है, तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट को, नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, लास्ट चैप्टर है हमारा। तो बिजनेस एनवायरनमेंट कैन बी डिफाइंड एज द सम ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट अफेक्ट बिजनेस ऑपरेशन, यानी कि कोई भी बिजनेस हो रहा है, ठीक है, उसकी एक्टिविटीज हो रही है, प्रोडक्शन हो रहा है, तो जो भी इन्वायरमेंट, इंटरनल इन्वायरमेंट है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, वो बिजनेस को अफेक्ट करे तो वही होता है हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, इंटरनल जैसे कि मतलब वहाँ इंटरनल यानी कि बिजनेसेस के लोग, वहाँ के कस्टमर्स, वहाँ के से वहीं के लोग हो गए एक तरीके से जो वर्कर्स वहाँ पे काम कर रहे हैं। एक्सटर्नल फैक्टर यानी कि बाहर के फैक्टर, यानी कि जैसे पॉलिटिकल फैक्टर। ठीक है, इस तरीके से दीज फैक्टर्स आर इंटरकनेक्टेड एंड चेंज इन वन फैक्टर कैन अफेक्ट अदर, यानी कि एक फैक्टर अगर चेंज होगा इसमें से तो दूसरे फैक्टर ऑटोमेटिकली अफेक्ट इसमें हो जाएगा। इसके कंपोनेंट हम देखें तो नंबर 1 है हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट। ठीक है, जो कि फैक्टर्स विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही जो फैक्टर्स हैं वो अफेक्ट कर रहे हैं पूरे बिजनेस को। ठीक है, जैसे कि कौन से, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, यानी कि वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ की पूरी ऑर्गेनाइजेशन लोग हैं, सब हैं, तो वहाँ का एक तरीके से कल्चर, स्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट, पूरा मैनेजमेंट हुआ, पॉलिसीज एंड रिसोर्सेज, एम्प्लॉय रिलेशंस, वहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं, एम्प्लॉय वर्कर्स, उनके बीच में रिलेशन कैसा है, तो ये चीज़ भी अफेक्ट करेगी। ठीक है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट देखें तो इसमें हमारे 2 आएंगे, माइक्रो इन्वायरमेंट और मैक्रो इन्वायरमेंट। ठीक है, ये जो है ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्ट अफेक्ट करेगा, जैसे कि सप्लायर, कस्टमर,
कॉम्पिटिटर, मार्केट इंटरमीडियरीज, ठीक है। मैक्रो इन्वायरमेंट हम देखें तो ये थोड़ा सा एक बड़े लेवल पर एक तरीके से बड़े लेवल पर क्या करेगा, ये अफेक्ट करेगा पूरे बिजनेस को, जैसे कि इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, ये सारे, ठीक है। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट जैसे कि कोई भी पॉलिसी होती है गवर्नमेंट से रिलेटेड, ठीक है, इंटरेस्ट रेट या फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, ये सब। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट देखें तो गवर्नमेंट स्टेबिलिटी पॉलिसी, रेगुलेशन, यानी कि ऐसे जीएसटी, ठीक है, इस तरह टैक्सेस, तो ये सब भी अफेक्ट करेंगे बिजनेस को। सोशल इन्वायरमेंट देखें तो सोशिएटल एटीट्यूड, कल्चरल फैक्टर, डेमोग्राफिक, यानी कि सोसाइटी के जो लोग हैं बाहर के, ठीक है, तो वो सोशल इन्वायरमेंट। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट देखें, कोई भी नई नई मशीन्स वगैरह हैं, कोई नई रिसर्च हो, नई टेक्नोलॉजी है, तो वो भी बिजनेस को अफेक्ट करेगी, क्योंकि साथ में दो बिजनेस हैं, एक ने नई टेक्नोलॉजी यूज की, एक ने नहीं की, तो ऑब्वियसली बात है उसका बिजनेस ज़्यादा चलेगा, उसका नहीं चलेगा, ठीक है। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स देखें, इन्वायरमेंटल जैसे कि मौसम वगैरह बदलना, ठीक है। अब हम देखेंगे इकोनॉमिक सिस्टम को, ठीक है। एन इकोनॉमिक सिस्टम इज द स्ट्रक्चर एंड मैकेनिज्म थ्रू विच ए सोसाइटी ऑर्गेनाइजेज रिसोर्सेज, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स एंड वांट्स टू इट्स मेंबर्स। मतलब कि सोसाइटी के जो लोग हैं, जैसे कि एक तरीके से हम लोग ही तो हमारे नीड को क्या करना, कंप्लीट करना, मतलब वो ऐसे रिसोर्सेज लेके आए, ऐसे प्रोडक्शन करें कि हम लोग सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है। इट डिटरमाइंस द वे इन विच गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस, डिस्ट्रीब्यूटेड एंड कंज्यूम्ड इन द सोसाइटी, यानी कि मतलब एक तरीके से ये डिटरमाइन करता है जो प्रोडक्ट वगैरह होते हैं, सर्विसेज होती हैं, उनको प्रोड्यूस करने का, डिस्ट्रीब्यूट करने का एक तरीका है, एक तरीके से, ठीक है, इकोनॉमिक सिस्टम। अब इसके टाइप्स हम देखेंगे, ठीक है। तो इकोनॉमिक सिस्टम जैसे कि हमने देखा ओवरऑल, मतलब कि पूरी सोसाइटी के लिए एक तरीके से प्रोडक्ट तैयार करना, उसको प्रोडक्ट को लॉन्च करने का तरीका कि हम लोगों तक कैसे पहुंचे एंड हम उससे सेटिस्फाई हो जाएं, ठीक है। अब इसके टाइप्स हम देखेंगे। नंबर 1 टाइप है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, यानी कि मार्केट इकोनॉमी। ये प्राइवेट ओनरशिप होती है, ठीक है। प्राइवेट ओनरशिप यानी कि हम लोगों के द्वारा, इंडिविजुअल्स के द्वारा अफेक्ट होगी, ओन्ड होगी ये, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे कि यूएस, जापान। सेकंड हम देखें सोशलिस्ट इकोनॉमी, प्लान्ड इकोनॉमी, यानी कि पब्लिक ओनरशिप होती है, गवर्नमेंट के द्वारा जो रिसोर्सेज बिजनेसेस हैं वो कंट्रोल किए जाएंगे, ओन किए जाएंगे, जैसे कि एग्जांपल में क्यूबा, नॉर्थ कोरिया। मतलब कि ऐसे एग्जांपल हम देखें, जैसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, मार्केट इकोनॉमी, तो वहाँ पे क्या होता है, यूनाइटेड स्टेट में, जापान में लोग अपने आप ही सारी चीज़ें कंट्रोल करते हैं, ये नहीं वहाँ पे गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल है, सब अपने अकॉर्डिंग सारी चीज़ें हैंडल करेंगे। एंड सोशलिस्ट में हम देखें तो यहाँ पे पूरा पूरा गवर्नमेंट का कंट्रोल रहेगा, मतलब हर चीज़ पे ध्यान देगा, कैसे प्रोडक्शन हो रहा है, कैसे उसका डिस्ट्रीब्यूशन, सारी चीज़ें। जैसे कि क्यूबा, नॉर्थ कोरिया, यहाँ पे गवर्नमेंट का कंट्रोल बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी। ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, प्राइवेट ओनरशिप एंड पब्लिक ओनरशिप, ठीक है। इसलिए बोथ द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स ओन रिसोर्सेज एंड बिजनेसेस। मतलब कि जो बिजनेस होता है, बिजनेस में जो रिसोर्सेज होते हैं उनको कंट्रोल करेंगे, दोनों ही कंट्रोल करेंगे, गवर्नमेंट भी और प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी। जैसे कि एग्जांपल के लिए इंडिया एंड यूके, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे इकोनॉमिक पॉलिसी को, ठीक है। ये गवर्नमेंट के द्वारा एक एक्शन लिए जाते हैं, ठीक है, टू इन्फ्लुएंसेस इकोनॉमी, यानी कि जो हमारी पूरी इकोनॉमी है, तो ओवरऑल जो भी एक्शंस लिए जाएंगे, जो भी वहाँ पे काम किया जाएगा, गवर्नमेंट के द्वारा डिसीजंस वगैरह बनाए जाएंगे। कोई भी जैसे पॉलिसी है, क्या पब्लिक रिलेटेड, जैसे क्या खर्चे हैं, क्या टैक्सेस हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है। टाइप्स हम इसके देखें दो होंगे, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी। सबसे पहले मॉनेटरी पॉलिसी को हम देखेंगे, ठीक है। कंसर्न विद कंट्रोलिंग द मनी सप्लाई एंड इंटरेस्ट रेट। ये किससे कंसर्न होती है, यानी कि जो मनी सप्लाई हो रहा है पूरी हमारे कंट्री में, ठीक है, यानी कि जैसे हमारी इंडिया में जो मनी सप्लाई हो रहा है इधर से उधर, उस पर पूरी कंट्रोलिंग करना, देखना कहाँ कैसे पैसा जा रहा है, ठीक है। एंड ये मैनेज होती है सेंट्रल बैंक के द्वारा, आरबीआई के द्वारा, ठीक है। अब इसके टूल्स हम देखेंगे। जैसे नंबर 1 है ओपन मार्केट ऑपरेशंस, यानी कि यहाँ पे
गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो होती हैं ओपन मार्केट में सेल और परचेज की जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट हम देखें तो रेट एट विच कमर्शियल बैंक बोरो फ्रॉम द सेंट्रल बैंक, यानी कि सेंट्रल बैंक से क्या लेगी, कमर्शियल बैंक उधार लेगी, ठीक है। रिवर्स रेपो रेट देखें, जस्ट इसका उल्टा है, यहाँ पे सेंट्रल बैंक उधार लेगी कमर्शियल बैंक से। तो रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट एक दूसरे के अपोजिट है। यहाँ पे कमर्शियल बैंक ले रही थी सेंट्रल बैंक से उधार ले रही थी, एंड यहाँ पर सेंट्रल बैंक उधार ले रही थी किससे, कमर्शियल बैंक से, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे कैश रिजर्व रेशियो यानी कि CRR, ठीक है। जो भी बैंक का जो टोटल डिपॉजिट होता है वो संभाल के रखती है, ठीक है, यानी कि एक तरीके से रिजर्व्स बोल सकते हैं। आगे जैसे कि नीड पड़ जाए तो उनको क्या करने पड़ते हैं, डिपॉजिट्स रिजर्व वगैरह संभाल के रखने पड़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है। द परसेंटेज ऑफ कमर्शियल नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी दैट मस्ट बी केप्ट इन लिक्विड असेट्स, जैसे कि ये तो था हमारा कैश रिजर्व रेशियो, एक तरीके से मनी में पैसे को रिजर्व किया जा रहा था, सेव किया जा रहा था। एंड SLR में हम देखें तो एक तरीके से लिक्विड असेट्स को रिजर्व किया जा रहा है, जैसे कि गोल्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स, शेयर्स वगैरह, ये सारी चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे बैंक रेट, ठीक है। द रेट एट विच द सेंट्रल बैंक लैंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक फॉर लॉन्ग टर्म पर्पजेस, ठीक है। मतलब कि जो सेंट्रल बैंक है कमर्शियल बैंक को इंटरेस्ट रेट पर क्या देगी, उधार देगी पैसे लंबे समय के लिए, जैसे कि 4 साल के लिए, 5 साल के लिए, ठीक है। इंटरेस्ट रेट पॉलिसी देखें, जो भी बोरिंग हो रही है, लैंडिंग हो रही है मनी की, ठीक है, मतलब कोई उधार ले रहे हैं, दे रहे हैं, तो उसके बीच में इंटरेस्ट रेट एडजस्ट करने का काम कौन करता है, इंटरेस्ट रेट पॉलिसी अलग से एक बनाई गई है, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे फिस्कल पॉलिसी को, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्सेशन डिसीजंस, ठीक है। इसमें गवर्नमेंट रिलेटेड चीज आएंगी, गवर्नमेंट के द्वारा ये कंट्रोल की जाती है, जो भी डिसीजंस लेगी फिस्कल पॉलिसी में वो गवर्नमेंट लेगी। हमने मॉनेटरी पॉलिसी में देखा जो भी डिसीजंस ले रहे थे, जो भी कंट्रोल रह रहा था, किसका रह रहा था, RBI का, ठीक है। फिस्कल पॉलिसी में किसका रहेगा, गवर्नमेंट का, ठीक है। यूज्ड टू इन्फ्लुएंस ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी, इन्फ्लेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, यानी कि ये सारी चीज़ों को इन्फ्लुएंस करेगी, जो भी हमारी एक्टिविटी जो होती है इकोनॉमिक, यानी कि हम सब लोगों की जो एक्टिविटी होती है, ठीक है, वो। अब इसमें हम इसके कुछ देखेंगे पॉलिसी जो आती हैं, जैसे नंबर 1 है हमारी एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, ठीक है। ये जो पॉलिसी है इट इंक्रीजेस गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड कट टैक्सेस टू स्टिमुलेट द इकोनॉमी। ये मतलब गवर्नमेंट के खर्चे को क्या करती है, बढ़ाती है और टैक्सेस को कम कर देती है, यानी कि ये एक तरीके से पब्लिक के लिए बेनिफिट है, ठीक है। मतलब पब्लिक के लिए तो ज़्यादा खर्चा किया जा रहा है, हम लोगों के टैक्सेस वगैरह घटाए जा रहे हैं एक्सपेंसरी फिस्कल पॉलिसी में। नेक्स्ट हम देखें कॉन्ट्रेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, इस जस्ट इसके अपोजिट है, गवर्नमेंट के खर्चे को तो क्या कर दिया, कम, एंड टैक्सेस को बढ़ा दिया, ठीक है। अब इसके बाद CSR देखेंगे, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का देखो सीधा सीधा मतलब है, कोई भी बिजनेस है वो रिसोर्सेस हम लोगों से लेती है, ठीक है, तो हम लोगों की ड्यूटी बनती है कि हम सोसाइटी को भी कुछ दें, ठीक है। तो यही होता है हमारा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है रेफर्स टू द इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टू कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली टू सोसाइटी, यानी कि कुछ ईमानदारी से कंट्रीब्यूशन देना सोसाइटी के लिए, यानी कि हम लोगों के लिए, ठीक है। एंड हम CSR इन इंडिया मेन इसमें ये है इम्पोर्टेंट, ठीक है। अब इसके लिए देखें क्या मैंडेटरी है, एज पर द कंपनी एक्ट 2013, ठीक है। बिजनेसेस की नेटवर्थ होनी चाहिए 500 करोड़, एंड एनुअल टर्नओवर होना चाहिए 1000 करोड़, और नेट प्रॉफिट 5 करोड़। मतलब ये सारी चीज़ें जो हैं ये इसलिए हैं, जैसे CSR का मेन हमने मीन देखा, ये देखा कि हर एक जो बिजनेसेस हैं वो सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन दें, चाहे वो कैसे भी दें, जैसे कि स्कूल खुलवा दें, हॉस्पिटल खुलवा दें, या फिर कुछ डोनेशन कर दें इस तरीके से। लेकिन उनको करेगा कौन,
ये भी तो पता होना चाहिए। अब ये तो नहीं कि स्मॉल छोटे छोटे बिजनेसेस हैं वो थोड़ा सा ही कमा पाते हैं, वो भी कंट्रीब्यूशन दें इस तरीके से। तो इसमें एक लिमिट दी गई है कि बिजनेस की नेटवर्थ जो है 500 करोड़ होनी चाहिए, टर्नओवर 1000 करोड़ होना चाहिए और नेट प्रॉफिट 5 करोड़ होना चाहिए। ये लोग एलिजिबल हैं इस चीज़ के लिए कि मतलब उन्हें 2% उसमें से स्पेंड यानी कि खर्चा करना पड़ेगा पब्लिक के ऊपर, ठीक है। ओवर द लास्ट 3 ईयर्स ऑन CSR, मतलब कि 3 ईयर्स का ये पूरा है डेटा। नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे कैरोल्स पिरामिड ऑफ CSR, ठीक है, जो कि किसके द्वारा दिया गया था, RKB कैरोल 1991 में, ठीक है। ये जो पिरामिड है ये हेल्प करता है बिजनेस को समझने में, उसके ऑब्लिगेशंस रूल्स वगैरह जो होते हैं उनको समझाने में समझने में, ठीक है। तो अब इसमें हमारे आएंगे 4 लेवल्स, ठीक है। ये भी मेनली जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन बनता है, ठीक है। जैसे नंबर 1 है हमारी इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, फर्स्ट लेवल ये है हमारा। तो इसका कोर ऑब्जेक्टिव देखें तो इसका है प्रॉफिट कमाना ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ऑब्वियस ये बात है कोई भी बिजनेस है वो प्रॉफिट कमाएगा जब ही तो सोसाइटी को कोई कुछ दे पाएगा, उनके लिए जब ही तो कुछ डोनेट कर पाएगा, स्कूल्स खुलवा पाएगा। प्रॉफिट ही नहीं कमाएगा तो फिर कहाँ से वो हम लोगों को कुछ दे पाएगा, ठीक है। तो मेन इसका हमने ऑब्जेक्टिव देखा कि मेन ऑब्जेक्टिव इसका क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना, ठीक है। एक्सप्लेनेशन हम इसका देखें पूरा, तो कंपनीज मस्ट फोकस ऑन मैक्सिमाइजिंग शेयर होल्डर वैल्यू बाय प्रोड्यूसिंग गुड सर्विसेज एफिशिएंटली एंड एंश्योरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। यानी कि शेयर होल्डर जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं कंपनी में उनको क्या करो, ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रखो, क्योंकि ये पैसा अगर अच्छा खासा इन्वेस्ट करेंगे तो बिजनेस अच्छा चलेगा एंड ग्रोथ होगी, देन फिर प्रॉफिट होगा। अगर प्रॉफिट होगा तो वो लोग भी फिर सोसाइटी के लिए 2% जो है एवरेज प्रॉफिट उसको दे पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखें लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। इसका कोर ऑब्जेक्टिव हम देखें बिजनेसेस मस्ट ओबे द लॉज एंड रेगुलेशन सेट अप बाय गवर्नमेंट अथॉरिटीज, मतलब कि कुछ रेगुलेशंस वगैरह हैं, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा सेट किए गए हैं। जैसे कि एक्सप्लेनेशन हम देखें, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी इंश्योर दैट बिजनेसेस फॉलो द रूल्स ऑफ द लैंड इंक्लूडिंग इन्वायरमेंटल लॉ, मतलब कि कोई भी बिजनेस हो रहा है तो कुछ जो लॉ बनाए गए हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा, हर एक बिजनेस की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। जैसे कि इन्वायरमेंटल लॉ, ठीक है, मतलब इन्वायरमेंटली जो चीज़ें बनाई गई हैं, जैसे पॉलीथीन यूज़ नहीं करना तो उन्हें वो यूज़ नहीं करनी है, तो ये लॉज जो है उन्हें फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इथिकल यानी कि कंपनी शुड एक्ट इथिकली बियॉन्ड व्हाट इज लीगली रिक्वायर्ड, मतलब कि वो एम्प्लॉयज़ वगैरह जो हैं, ठीक है, उनके साथ ईमानदारी से रहें, उनकी टाइम से सैलरी को पे करें, ठीक है, उन्हें अच्छे से ट्रीट करें, ये नहीं किसी के साथ भेदभाव हो, उनको रिस्पेक्ट वगैरह दें, तो ये किसमें आएगा, इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी में। नेक्स्ट हम देखें फिलैंथ्रोपिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हमारा सबसे टॉप पर है, टॉप पिरामिड ये हमारा है, ठीक है। इसका कोर ऑब्जेक्टिव देखें तो कंट्रीब्यूट करना वेलफेयर ऑफ सोसाइटी बाय एंगेजिंग इन वॉलंटरी एक्टिविटीज़, मतलब कि जो सोसाइटी का पालन पोषण है उसमें क्या करना है, एक तरीके से कंट्रीब्यूट करना। जैसे कि एक तरीके से जो जैसे इसमें बोला गया है चैरिटेबल डोनेशन कर दो, कम्युनिटी प्रोजेक्ट, सपोर्टिंग एजुकेशन, प्रमोटिंग आर्ट, तो एक तरीके से क्या है जो सोसाइटी है उसका ऐसे पालन पोषण होगा। जैसे स्कूल्स खुलवा दिए तो हर एक जो बच्चा है पढ़ाई कर पाएगा, ठीक है। कुछ कम्युनिटी प्रोजेक्ट ला दो, यानी कि जो वुमेन्स वगैरह होती हैं तो उनको भी काम मिले, ठीक है, इस तरीके से। तो ओवरऑल हमारे ये 4 पिरामिड्स थे, ठीक है। अब हम देखेंगे जो CSR एक्टिविटी है शेड्यूल 7 में इसकी लिस्ट दी गई है, ये भी मेन आप इसके पॉइंट जो है ओनली पॉइंट्स आप इसके याद रख लेना, ठीक है। नंबर 1 है इरेडिकेटिंग हंगर, पॉवर्टी एंड मालन्यूट्रिशन, मतलब कि जो भी भूखमरी है उसको मिटाना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्रमोटिंग एजुकेशन, एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दो, स्कॉलरशिप निकालो, ठीक है, जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं उनको रखो, स्कूल्स वगैरह को सपोर्ट करो, स्कूल खुलवा दो, जो एजुकेशन क्वालिटी है उसको सुधार दो, ठीक है।
तो ये हमारी इस एक्टिविटी में आएगा, CSR एक्टिविटी है। मतलब ये एक्टिविटी वो है जो भी बिजनेस में जैसे कि बोला गया कि उन्हें 2% जो कंट्रीब्यूशन देना है वो इस तरीके से भी इन एक्टिविटीज़ में दे सकते हैं। ठीक है, जैसे नंबर 1 हमने देखा भूखमरी को मिटा दो, एजुकेशन को बढ़ावा दो। नेक्स्ट हमारा प्रमोटिंग जेंडर इक्वेलिटी। ठीक है, इनमें कोई भेदभाव ना रखना, जेंडर जो होते हैं जैसे मेल फीमेल इस तरीके से। नेक्स्ट हमारा इंश्योरिंग इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, मतलब कि जो भी इन्वायरमेंट नेचर रिलेटेड हैं उनमें जैसे पेड़ पौधे लगवा दो, एनिमल्स के लिए कुछ कर दो, इस तरीके से। नेक्स्ट है हमारा प्रोटेक्टिंग नेशनल हेरिटेज आर्ट एंड कल्चर। जो भी एक्टिविटीज़ वगैरह होती हैं, कल्चर एक्टिविटीज़, क्राफ्ट्स वगैरह, तो ये अलग अलग प्रोग्राम्स अरेंज करना जिससे लोग पार्टिसिपेट कर पाएँ। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रमोटिंग हेल्थ केयर, जैसे कि हॉस्पिटल्स खुलवा दो, मेडिकल केयर वगैरह। ठीक है, वेलनेस प्रोग्राम लगो अलग अलग, ये सब। नेक्स्ट है हमारा रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, यानी कि जो वहाँ के लोग हैं सोसाइटी, मतलब जो हमारे सिटीजन्स हैं, लोग रह रहे हैं, उनके पालन पोषण को और ज़्यादा इम्प्रूव करना। ठीक है, तो उनके डेवलपमेंट के बारे में सोचना, ये भी एक एक्टिविटी इन्वॉल्व है। ठीक है, स्लम एरिया डेवलपमेंट, जो भी स्लम एरिया है उनका डेवलपमेंट करो। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल्स डेवलपमेंट। ठीक है, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वगैरह रख दो। ठीक है, नेक्स्ट है सपोर्ट फॉर आर्म्ड फोर्सेस, वेटरन्स एंड वार विडोज, यानी कि जो हमारे सैनिक होते हैं, मान के चलिए वो शहीद हो जाते हैं, तो उनके फैमिली वालों के लिए या उनकी वाइफ के लिए जैसे कुछ सपोर्ट देना, फाइनेंशियली सपोर्ट देना एक तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे अदर एक्टिविटीज़। ठीक है, एनी अदर एक्टिविटीज़ में जैसे कोई भी हो सकती है, सोसाइटल वेलफेयर, यानी कि सोसाइटी का ही पालन पोषण। ठीक है, इस तरीके से। तो ओवरऑल ये हमारा पूरा था चैप्टर। ठीक है, आप लोगों ने अगर इतना ही यही रीड कर लिया तो इन्हीं में से, मतलब ये मेन था, इन्हीं में से क्वेश्चन बनने होते हैं जो हमने आज पूरा ओवरऑल जो पढ़ा। ठीक है, इससे बाहर कुछ नहीं जाता है, तो ये सारे अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ओके, अगर किसी टॉपिक को रिपीट करना हो तो देन बता सकते हो। एक बार मैं आपको शो करा देती हूँ। ओके, देन आप देख सकते हो। ठीक है, जैसे कि हमने ये आज 4 टॉपिकों को क्या किया, कवर किया है, और सारे ही मतलब जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको लिया है हमने। हाँ, यूनिट 1 कंप्लीट हो गई है। कुछ टॉपिक जो थे हमने कल देखे थे, और कुछ जो रिमेनिंग टॉपिक हैं जैसे 4 टॉपिक्स, इनको हमने आज देखा। ठीक है, इनमें मतलब जो सारा हम जो रीड कर रहे हैं मेन इंपॉर्टेंट है, कुछ भी फालतू इसमें कचरा नहीं है। ठीक है, तो इन्हीं को आप रीड कर लो, श्योरली आप क्वेश्चन कराओगे अच्छे से। तो ये हमने रीड किए थे, रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन देखा था सबसे पहले। ठीक है, देन इसमें हमने देखे थे लेवल्स इसके, जैसे कि मैंने बताया था इसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर याद रखना आप, क्या होता है इसका, नंबर 1 2 3 इस तरीके से, एंड इनके मीनिंग्स। इसके बाद देखें हमारे कुछ रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन जो हैं। ठीक है, जैसे यूरोपियन यूनियन, ठीक है, नाफ्ता, ये, एंड इसके बाद हमने एशियन देखा। ठीक है, इसके बाद हमने सार्क को देखा। तो ये जो पॉइंट्स है सारे इंपॉर्टेंट हैं, देख लेना अच्छे से, क्या हेडक्वार्टर है, क्या कब एस्टेब्लिशमेंट हुई थी, मेनली इसमें यही पूछने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट देखें तो एंड ऑब्जेक्टिव्स भी इसके अच्छे से याद कर लेना, किन्हीं में से एक में से आ सकता है। कल आपकी सेकंड यूनिट स्टार्ट होगी, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। ठीक है, एंड उसमें भी एज इट इज़ सेम, कुछ टॉपिक हम कल कवर करेंगे, कुछ टॉपिक को हम परसों कवर करेंगे। ठीक है,
उसमें भी हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक ही रहेंगे एग्ज़ाम के पर्पज़ से। और बाकी आपको जैसे कि जो मॉक टेस्ट हैं वो इस वीक आपको अलॉट हो जाएंगे, ठीक है, एप्लीकेशन पर। तो आप पहले तो जैसे कि यूनिट 1 आज हो गई है, ठीक है, तो यूनिट 1 को कल आप अच्छे से रीड करना, दोनों जो स्लाइड हैं पूरी पूरी उनको रीड कर लेना, क्योंकि फिर आपको मॉक टेस्ट अलॉट हो जाएंगे तो फिर आप उनको लगाना स्टार्ट करना। ओके, सो नाउ कल हम करेंगे सेकंड यूनिट को, एंड इसमें थोड़ी बहुत कुछ प्रॉब्लम आई हो तो बीच में पूछते रहना, ठीक है। तो ये था पूरा ओवरऑल चैप्टर। सीरियसली अगेन बोल रही हूँ, ये नोट्स अच्छे से पढ़ लेना तो आपके मॉक टेस्ट इजीली सॉल्व होने लग जाएंगे अच्छे से, ठीक है।